अध्याय 2391 राजा प्रथम श्रेणी। हान सेन को अपने अंदर दो शक्तियों के बीच संघर्ष का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। कुछ समय पहले उसने अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली शक्ति से निपटने का एक तरीका सोचा था। हान सेन को एहसास हुआ कि लोमड़ी रानी ने इसे जिस अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति समझा था, उसके बजाय ये भी किसी अन्य शक्ति की तरह ही एक शक्ति थी। यह इतनी बुरी भी नहीं थी। हान सेन ने अपने दिमाग से स्पेल को बुलाया। वह एक युवती के रूप में प्रकट हुई। हान सेन डोंगशुआन सूत्र का जाप पूरी ताकत से कर रहा था। उस समय उसे किसी और चीज का ख्याल ही नहीं आ रहा था। स्पेल एक जीवित प्राणी की तरह थी, इसलिए वह अकेले ही जीन की कहानी का जाप कर सकती थी, और उसे नियंत्रण के लिए हान सेन के शरीर की जरूरत नहीं थी। हान सेन और स्पेल के मन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह जानती थी कि हान सेन क्या चाहता है, इसलिए उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स का जादू चलाया। उसका एक हाथ हान सेन के माथे पर दबा हुआ था। हान सेन के माथे पर एक प्रकाश का प्रतीक प्रकट हुआ, फिर उसके शरीर में विलीन हो गया। उसी क्षण हान सेन के शरीर में परिवर्तन रुक गया। ऐसा लगा जैसे पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी अपनी जगह जम गई हो। सब कुछ मानो थम सा गया। लेकिन एक ही पल बाद पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी फिर से हिलने लगी। उन्होंने हान सेन के शरीर पर पहले की तरह ही हमला बोल दिया। स्पेल ने अपनी पिस्तौलें निकाली और हान सेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हर गोली अनंत काल की शक्तियों से भरी हुई थी और वे हान सेन की त्वचा पर छिटक गईं। उन्होंने बारी बारी से हान सेन के शरीर के हर हिस्से को जमा दिया। हान सेन ने अपने डोंगशुआन सूत्र को पूरी ताकत से चलाया और वह उसे राजा वर्ग की ओर धकेलने लगा। पूरी दुनिया एक विशाल मशीन की तरह थी जिसमें दांतेदार पहिए लगे थे और उनके दांत आपस में जुड़े हुए थे। और हान सेन का दांतेदार पहिया बहुत बड़ा था। उसमें स्टील जैसी कठोरता थी और आसपास के कई दांतेदार पहिए उसमें समा पाने के लिए बहुत छोटे थे। फिर भी वह कई दांतेदार पहियों से जुड़ा हुआ था। अगर उसे अपने आत्मा ब्रह्मांड के दांतेदार पहिए को घुमाना था तो उसे अपने आसपास के सभी दांतेदार पहियों को भी घुमाना होगा। हान सेन ने अपने डोंगशुआन सूत्र को पागलपन की हद तक चलाया। उसने अपनी सारी शक्ति, जिसमें पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्तियां भी शामिल थीं, लगाकर आत्मा ब्रह्मांड के चक्र को धकेलने की कोशिश की। मंत्र लगातार चल रहा था और हान सेन का ज्यादातर शरीर जम गया था। लेकिन ये जमने वाली शक्ति पवित्र रक्त प्रतिमा या 9 पूंछ वाली लोमड़ी के निशानों को रोकने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन वैसे भी स्पेल उन्हें फंसाए रखने की योजना नहीं बना रहा था। स्पेल ने एटर्निटी की ठोस बनाने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके हान सेन के शरीर के अंदर एक रास्ता बनाया। यही वह रास्ता था जिस पर डोंगशुआन सूत्र जाएगा। उस रास्ते के अलावा बाकी सब जम जाएगा। 2 डरावनी शक्तियां उस सुरंग में एक उफनती नदी की तरह उमड़ रही थीं। हान सेन के डोंगशुआन सूत्र के मार्गदर्शन में शक्ति का प्रवाह सीधे आत्मा ब्रह्मांड के कोगविल की ओर बढ़ रहा था। धमाका! शक्तियों का वह भयानक समूह आत्मा ब्रह्मांड के कोगविल से टकराया। कोगविल हल्के से कंपन करने लगा। वह घूमा नहीं, लेकिन हान सेन ने आशा के छोटे छोटे बीज देख लिए। हान सेन ने इससे पहले बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहा था। वह आत्मा ब्रह्मांड के पहिए को जरा भी हिला नहीं पाया था। अब एक ही वार के बाद उसने प्रतिक्रिया दी थी, भले ही थोड़ी सी ही। इससे उसे उम्मीद मिली। उसने आंखें बंद कर ली और डोंगशुआन सूत्र का जाप जारी रखा। उसने दोनों शक्तियों को बार बार कोगविल की ओर निर्देशित किया। हर प्रहार से कोगविल उछल जाता। डोंगशुआन सूत्र के मार्गदर्शन में और भी ज्यादा शक्ति के साथ दांते के पहिए की कंपन एक तेज खड़खड़ाहट में बदल गई। उसके आसपास के दांते भी हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पहले छोड़ी गई कोई मशीन अब फिर से चालू हो रही हो। गियर से धूल उड़ गई और एक सुप्त शक्ति की गूंज फिर से सक्रिय होने लगी। स्पेल का चेहरा भावशून्य था क्योंकि वह लगातार गोलियां चला रही थी। उसे हान सेन के शरीर में सुरंग को सुरक्षित रखना था। अनंत काल का ठोस रूप कुछ एक बांध जैसा था। पवित्र रक्त की मूर्ति और 9 पूंछ वाली लोमड़ी के निशान अचानक आई बाढ़ जैसे थे। वे नदी के बहाव के साथ साथ बांध और उसके किनारों से टकराते हुए बह रहे थे। उन बंधनों को टूटने नहीं दिया जा सकता था। अगर वे टूटते तो शक्ति फैलती और फैलती एक विनाशकारी शक्ति में बदल जाती जो हान सेन को बर्बाद कर सकती थी। एटर्निटी की ठोस बनाने की शक्ति ड्यूक क्लास की थी, इसलिए बांध सारा पानी रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्पेल को बार बार बांधों को ठोस बनाना पड़ा ताकि वे हमले के दौरान टूट न जाएं। बूम बूम बूम! हान सेन आत्मा ब्रह्मांड के कोगविल पर लगातार प्रहार करता रहा।
कोगव्हील धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन हर प्रहार के साथ वह थोड़ी ही दूरी तय कर पा रहा था। जब प्रहार बंद हो गए तो कोगव्हील भी रुक गया। मेरा आत्मा ब्रह्मांड का कोगव्हील बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि इसे घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हान सेन ने आश्चर्य से सोचा। दोनों शक्तियां बार बार कोगव्हील से टकरा रही थीं, लेकिन कोगव्हील को लगातार चलाए रखने में वे नाकाफी साबित हो रही थीं। ये हान सेन के अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। सौभाग्य से हान सेन ने डोंगशुआन सूत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। वह आत्मा ब्रह्मांड के कोगव्हील को स्पष्ट रूप से देख सकता था और इससे वह सटीकता से और उस कोण पर प्रहार कर सकता था जिससे सबसे अधिक बल प्राप्त होता। अगर उसने कोई अलग जीनो आर्ट इस्तेमाल किया होता तो वह ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को बमुश्किल ही देख पाता। कोगव्हील को देखे बिना उसके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता। ये दोनों शक्तियां बहुत फैली हुई हैं। अगर ये इसी तरह प्रहार करती रहीं तो आत्मा ब्रह्मांड के पहिए को सही मायने में चालू करना असंभव हो जाएगा। कुछ देर बाद हान सेन को एक उपाय सूझा। उसने मन ही मन सोचा और स्पेल समझ गई कि उसका क्या मतलब है। उसकी पिस्तौलें थोड़ी सी हिली, जिससे हान सेन के शरीर के अंदर उसने जो सुरंग बनाई थी उसका रास्ता बदल गया। हान सेन के शरीर से होकर दोनों शक्तियों को अलग अलग रास्तों पर भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें एक वृत्त में एक साथ लाया गया था। शक्तियों के उस चक्र को फिर खायों के एक नए जोड़े में धकेल दिया गया, जो एक आठ के आकार में आपस में जुड़ गए, जिससे शक्ति का चक्र निरंतर चलता रहा। जैसे जैसे शक्तियां चक्रित होती गईं, वे हान सेन के आत्मा ब्रह्मांड के कोगव्हील के ऊपर से गुजरी। कच्चा चा जब ये दोनों शक्तियां पूर्ण सामंजस्य में एक साथ गतिमान हुई तो कोगव्हील को खींचने वाली जंजीरें भी घूमने लगीं। आत्मा ब्रह्मांड का कोगव्हील भी उसके साथ घूमने लगा। उससे जुड़े अन्य कोगव्हील भी घूमने लगे। हान सेन के अंदर शुद्ध आनंद की लहर दौड़ गई। वो दोनों शक्तियों को कोगव्हील घुमाने के लिए मार्गदर्शन करता रहा। शुरुआत में ये धीमी गति से चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोगव्हील घूमने लगा इसकी गति भी तेज होने लगी। कच्चा चा जब कोगव्हील घूमने लगा तो हान सेन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर गहरी नींद से जाग उठा हो, मानो कोई जनरेटर चालू हो गया हो और एक अनंत शक्ति उमड़ने लगी हो। जैसे जैसे कोगव्हील धुंधला घूम रहा था, हान सेन को कोगव्हील के पीछे रोशनी तेज होती दिख रही थी। कोगव्हील जितनी तेजी से घूम रहा था, रोशनी उतनी ही तेज होती जा रही थी। धमाका पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति के संयोजन से एक श्रृंखला बन गई, जिससे स्व ब्रह्मांड के कोगव्हील को वह सब कुछ मिल गया जो उसे अपने आप घूमने के लिए आवश्यक था। कोगव्हील के अंदर प्रकाश किसी भी सूर्य से भी तेज जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को पिघला सकता है। हान सेन का शरीर पंख की तरह भारहीन लग रहा था और स्व ब्रह्मांड के कोगव्हील को अब उसकी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अब वह अपने आप चल सकता था। एक अदृश्य क्षेत्र खुल गया जिसने हान सेन के बाहर अपना दायरा बढ़ा दिया। इससे एक अजीब अदृश्य बुलबुला बन गया। डोंगक्सुआन बैटल बॉडी को किंग क्लास के प्रथम स्तरीय क्षेत्र में ले जाया गया है। काम कर गया। हान सेन किसी शैतान की तरह मुस्कुराया। आखिरकार वह राजा वर्ग में आ गया था। हालांकि वह सिर्फ पहले दर्जे पर था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सफल हो गया था। हान सेन को कोगव्हील के पीछे दरवाजा देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को अंदर खींच लिया। राजा बनने की प्रक्रिया का यह एक जरूरी हिस्सा था। जब भी कोई राजा श्रेणी का प्राणी अपने स्व ब्रह्मांड के चक्र को सफलतापूर्वक शुरू कर देता था तो उसे जीनो ब्रह्मांड के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी। कोर क्षेत्र की सटीक प्रकृति का निर्धारण अब तक कोई नहीं कर पाया था। कुछ लोगों का कहना था कि यह वास्तव में एक विशेष जैनोजेनिक जीन था। दूसरों का दावा था कि यह जीनो हॉल के भीतर एक स्थान था। कई अन्य अनुमान भी थे, लेकिन उस समय चाहे जो भी सिद्धांत अधिक लोकप्रिय रहा हो, किसी भी दावे को दूसरे पर प्रबल करने वाला कोई प्रमाण कभी नहीं मिला। फिलहाल केवल एक ही बात थी जिस पर सभी सहमत थे। एक बार जब कोई व्यक्ति किंग वर्ग में पहुंच जाता है तो कोर क्षेत्र तक स्व ब्रह्मांड कोगव्हील के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जब आपका कोगव्हील पहली बार घूमना शुरू करेगा तो आप सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में खींचे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हान सेन को अभी खींचा जा रहा है। उसका शरीर दरवाजे से आती हुई चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में उड़ गया और जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो उसने पाया कि वह किसी प्राचीन धातु से बने महल के अंदर खड़ा है। ये महल एक अजीबोगरीब चित्रों से बना हुआ था। पूरा महल अलग अलग आकार के कोगव्हील से बना था। दीवारें, फर्श और छत सब कुछ ऐसा ही था, और पहिए आपस में इतने कसकर लगे हुए थे कि उनमें कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा था। हर दांतेदार पहिया अलग अलग गति से घूम रहा था।
कुछ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि धुंधले हो रहे थे, जबकि कुछ इतने धीमे कि उनकी गति लगभग अदृश्य थी। महल में लयबद्ध टिक टिक की आवाजें गूंज रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी यांत्रिक घड़ी से निकलती हैं। हालांकि हान सेन के पास घूमने फिरने का समय नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में अभी भी पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्तियां मौजूद थीं। राजा वर्ग तक का स्तर उन ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ था। हान सेन ने अचानक द स्टोरी ऑफ जीन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके द स्टोरी ऑफ जीन्स के आत्म ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा था। पवित्र रक्त प्रतिमा और 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति जीन की कहानी के आत्म ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही हान सेन ने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनकी शक्तियां कम हो गईं और अंततः गायब हो गईं। अंततः वे गायब हो गए। हान सेन ने अपने शरीर की जांच की, बस यकीन करने के लिए, लेकिन उसे अपने अंदर उनका कोई निशान नहीं मिला। फिर उसने महल की ओर देखा। घड़ी के गियरों की तरह दांतेदार पहिए लगातार घूम रहे थे, लेकिन घड़ी के उलट महल में समय बताने वाली सुइयां नहीं थीं, बल्कि बस ज्यादा दांत थे। दांतेदार पहिए में जितने ज्यादा दांत होते, वह उतनी ही धीमी गति से घूमता। दांतेदार पहिए में जितने कम दांत होते, वह उतनी ही तेज घूमता। घड़ियों को देखना अजीब तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला, लगभग सुकून देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ियों से भरे किसी महल में हो। हान सेन का शरीर हवा में लटका हुआ था। जब उसके पैर जमीन पर पड़े, एक दांतेदार पहिए पर पड़े, तो दांतेदार पहिए की गति बढ़ गई। गति में ये बदलाव जुड़े हुए दांतेदार पहियों तक पहुंच गया और जल्द ही पूरा महल और भी ज्यादा ऊर्जा से गूंज उठा। उस जगह का आकार अजीब तरह से मुड़ गया। कुछ ही पल बाद महल का दरवाजा खुला और उसके आगे तारों का नजारा दिखाई दिया। हान सेन का शरीर अब उसके डोंगशुआन कवच में सुरक्षित रूप से सुरक्षित था। वह सार्वभौमिक कोर महल से बाहर निकला और असंख्य तारों को देखा, लेकिन गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि जिसे उसने पहले तारे समझा था, वह दरअसल डरावने राजा जीव थे। जब हान सेन सार्वभौमिक कोर महल से बाहर निकला, तो महल के कोगवील की घूमने वाली आवाज गायब हो गई। हान सेन जानता था कि वह जब चाहे अपने स्वब्रह्मांड कोगवील को दबाकर सार्वभौमिक कोर महल को बुला सकता है। लेकिन हान सेन पहली बार उस सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में दाखिल हुआ था और वह अभी वहां से जाना नहीं चाहता था। वह खुद चारों ओर देखना चाहता था कि क्या ये जगह वैसी ही है जैसा किंवदंतियों में बताया गया है। अचानक एक रोशनी हान सेन के पास से गुजरी और उसके पीछे गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से प्रकट हुई और घूमकर सीधे उसकी ओर बढ़ गई। हान सेन अचानक चिंतित हो गया। सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कम से कम राजा वर्ग की शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन देवता रूपी कुलीन भी इस स्थान तक पहुंच सकते थे। हान सेन तो एक प्रथम श्रेणी का राजा था, इसलिए उसे पता था कि उसे सावधान रहना होगा। तारा हान सेन के सामने आकर रुक गया। अब जब हान सेन उसे अच्छी तरह देख पा रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह ड्रैगन का 8वां ड्रैगन था। वह भी किंग क्लास का था। ड्रैगन 8 ने हान सेन को आग जैसी आंखों से देखा। जब हान सेन जीनो स्क्रॉल की लड़ाइयों में शामिल हुआ, तो उसने डॉलर के रूप में युद्ध लड़ा। वहां उसने अपना डोंगक्सुआन कवच पहना था, इसलिए जब वह अपनी डॉलर पहचान का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो हान सेन ने इसे शायद ही कभी पहना। वह इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था कि वह और डॉलर एक ही व्यक्ति थे। डोंगशुआन सूत्र के 2 बार विकसित होने के बाद डोंगशुआन कवच का रूप पूरी तरह बदल गया था। अब डोंगशुआन कवच पूरी तरह काला हो गया था, इतना गहरा कि उसमें प्रकाश का नामो निशान तक नहीं था। उस पर पड़ने वाली कोई भी रोशनी तुरंत गायब हो जाती थी। अगर कोई दूर से हान सेन को देखता, तो वह हवा में लटकी एक काली परछाई जैसा लगता। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सिर्फ डोंगक्सुआन कवच के कारण डॉलर के रूप में पहचान लेगा। चूंकि वह पहचान लिया गया था, हान सेन ने इस दावे को नकारने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने ड्रैगन 8 की तरफ देखा और कहा, ड्रैगन 8, तुम्हें मेरी याद है? अच्छा। ड्रैगन 8 की आंखों में पागलपन की आग और भी भड़क उठी। वह जीनो स्क्रॉल की एक लड़ाई में डॉलर से हार गया था। वह अपनी हार से उबर नहीं पाया था और तब से वह डॉलर से लड़ने के बेहतर तरीकों पर शोध कर रहा था। लेकिन वह डॉलर को ढूंढने में नाकाम रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहां और कहीं नहीं मिलेगा। उसने अपना सोने का क्षेत्र खोला और हान सेन को रोशनी में डुबो दिया। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा।
अपना क्षेत्र छोड़ दो। ड्रैगन 8, तुम क्या कर रहे हो? हान सेन ने जवाब दिया तो कुछ और रोशनियां दिखाई दी। वे ड्रैगन के राजा थे। हान सेन ने उनमें से एक को ड्रैगन 1 भी पहचान लिया। हान सेन हैरान रह गया। ड्रैगन 1 अब तक आधा देवत्व प्राप्त कर चुका होगा और वह अकेला शक्तिशाली ड्रैगन नहीं था जो आया था। अगर वे सब एक साथ हान सेन पर हमला कर देते तो उसके लिए हालात निश्चित रूप से बुरे हो जाते। बिग ड्रैगन, वह डॉलर है। ड्रैगन 8 गुर्राया अभी भी हान सेन को घूर रहा था। डॉलर? ड्रैगन 1 और बाकी लोगों ने आश्चर्य से पूछा। जीनो स्क्रॉल में डॉलर का प्रदर्शन वाकई उल्लेखनीय था उनके लिए भी। लेकिन डॉलर उनके लिए उतना जुनूनी नहीं था जितना ड्रैगन 8 के लिए था। और शुरुआत में वे उसे पहचान भी नहीं पाए थे। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें इस दावे पर यकीन होने लगा। तुम सच में डॉलर हो? ड्रैगन 1 ने अनिश्चितता से हान सेन से पूछा। तो क्या मेरे होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? हान सेन ने सहजता से जवाब दिया। मुझे पता है कि मैं सही हूं। वो डॉलर है। बाकी सब पीछे ही रहो क्योंकि वो मेरा है। ड्रैगन 8 ने एक भद्दी मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए। डॉलर, अपना क्षेत्र खोलो। मुझे देखने दो कि तुम पहले जितने मजबूत हो या नहीं। यह जरूरी नहीं है, हान सेन ने अपनी उंगली में ताकत इकट्ठा करते हुए कहा। उसने ड्रैगन 8 की ओर एक सिक्का उड़ा दिया। मुझे कभी कम मत समझना। ड्रैगन 8 चिल्लाया और उसका सोने का हिस्सा ठोस हो गया। वह एक पुराने सोने के संदूक में बदल गया जिसके अंदर सिक्का फंस गया। डोंग, सोने का संदूक सिक्के की शक्ति के अधीन हो गया लेकिन वह ड्रैगन 8 के करीब नहीं आया। कितना शक्तिशाली धातु क्षेत्र है। हान सेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा की। ड्रैगन 8 का क्षेत्र उसे धातु उत्पन्न करने और चीजों को ठोस बनाने की अनुमति देता था। अगर ड्रैगन 8 चाहता तो वह हान सेन को सुनहरे क्षेत्र में बंद कर सकता था। ये 9 हेडेड बर्ड के ताबूत दमन के समान था, लेकिन ड्रैगन 8 का क्षेत्र सिर्फ दुश्मनों को सील करने के लिए नहीं था। डॉलर, मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। इस घोषणा के बाद हान सेन पर एक मुक्का पड़ा। ड्रैगन 8 के स्वर्ण राजा क्षेत्र में छिपे उस मुक्के की प्रचंड शक्ति एक गरजते हुए स्वर्ण ड्रैगन में बदल गई जो हान सेन को निगलने के लिए तैयार था। मुझे अपनी डोंगशुआन क्षेत्र शक्ति आजमानी चाहिए, हान सेन ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना अदृश्य डोंगशुआन क्षेत्र खोला और अचानक हान सेन के चारों ओर की पूरी दुनिया अनगिनत घूमते हुए कोगवील से बनी हुई थी। हान सेन अपने प्रतिद्वंदी के ड्रैकोनिक पंच और क्षेत्रीय शक्ति को देख सकता था। ये ड्रैगन 8 के स्वब्रह्मांडीय कोगवील से आ रहे थे जो अपने आसपास के कुछ सार्वभौमिक कोगवील पर बल लगाकर और अधिक शक्ति उत्पन्न कर रहा था। डोंगशुआन क्षेत्र के दायरे में हान सेन ड्रैगन 8 की सार्वभौमिक कोगवील्स को प्रभावित करने की क्षमता महसूस कर सकता था। डोंगशुआन क्षेत्र भी उन्हें प्रभावित कर सकता था। हान सेन ने अपना हाथ उठाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। जब हान सेन ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो इसका ड्रैगन 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपने डोंगशुआन क्षेत्र का उपयोग पास में गतिमान कोगवील्स को नियंत्रित करने के लिए किया। ड्रैगन 8 के नियंत्रण में रहने वाले सार्वभौमिक कोगवील अचानक पूरी तरह से रुक गए। उसी क्षण कुछ अविश्वसनीय हुआ। ड्रैगन 8 के स्वर्ण राजा क्षेत्र और ड्रैगन पंच की शक्ति समाप्त हो गई। ये ड्रैगन 8 के लिए एक अजीब तरह से शर्मनाक क्षण था। यह ऐसा था जैसे कोई अभिनेता स्पेशल इफेक्ट्स पर आधारित लड़ाई का दृश्य फिल्मा रहा हो। स्पेशल इफेक्ट्स के साथ लड़ाई अद्भुत लग रही थी, लेकिन वीडियो के आधे हिस्से में ही स्पेशल इफेक्ट्स गायब हो गए थे। ड्रैगन 8 हवा में अजीब तरह से लटका हुआ था। हान सेन की ओर एक क्रूर मुक्का मारा गया था, लेकिन जब हमले की शक्ति गायब हो गई तो ड्रैगन 8 का असली मुक्का अभी भी हान सेन से 100 मीटर दूर था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ड्रैगन 8 को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और मुक्का मारा। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हुई। नहीं, यह असंभव है। मैं अपने क्षेत्र और अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ड्रैगन 8 स्तब्ध होकर हान सेन को घूर रहा था। ड्रैगन 1 और दूसरे ड्रैगन राजा भी इसी तरह अचंभित थे। वे अदृश्य डोंगशुआन क्षेत्र को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बस हान सेन को हाथ हिलाते देखा था और फिर ड्रैगन 8 का क्षेत्र और शक्ति गायब हो गई। ये बहुत डरावना था। हान सेन की खुशी शब्दों से परे थी। डोंगशुआन क्षेत्र अपने दायरे में आने वाले हर सार्वभौमिक कोगवील को नियंत्रित कर सकता था। इसका मतलब था कि जब तक दुश्मन हान सेन से ज्यादा ताकतवर न हो, हान सेन आसानी से उसके हर कोगवील को नियंत्रित कर सकता था। डोंगशुआन क्षेत्र के संपर्क में आने वाली कोई भी शक्ति नष्ट हो जाती। बेशक, यदि दुश्मन हान सेन से अधिक शक्तिशाली था और अपनी शक्ति का उपयोग उन कोगवील के खिलाफ धकेलने के लिए करता रहा,
जिन पर हान सेन नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, तो डोंगक्सुआन क्षेत्र भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर दुश्मन की ताकत हान सेन से ज्यादा भी हो तो भी डोंगशुआन क्षेत्र काफी प्रभावी हो सकता था। कम से कम यह कोगवील को धीरे घुमा सकता था। अगर कोई वजह हो तो यह कोगवील को तेज भी कर सकता था। साधारण क्षेत्र शक्तियां केवल उन सार्वभौमिक कोगवील्स को प्रभावित कर सकती थी जो स्वब्रह्मांड कोगवील से सीधे जुड़े होते थे, लेकिन डोंगशुआन क्षेत्र अपनी परिधि के भीतर सभी कोगवील्स को प्रभावित कर सकता था। यही कारण था कि डोंगशुआन क्षेत्र इतना डरावना था। और इसने सिर्फ दुश्मन की उस शक्ति को ही नष्ट नहीं किया जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, इसका एक अतिरिक्त कार्य भी था। हान सेन ने अपनी मुट्ठी उठाए और ड्रैगन 8 की ओर मुक्का मारा, जो अभी भी उसके हमले के गायब होने से पूरी तरह से चकित था। हान सेन की मुट्ठी से एक विशाल धातु का ड्रैगन निकला और मुंह खोले ड्रैगन 8 की ओर तेजी से बढ़ा। यह बिल्कुल वैसा ही मुक्का था जैसा ड्रैगन 8 ने खुद मारने की कोशिश की थी। हान सेन ने देखा था कि पंच ने सार्वभौमिक कोगवील्स को कैसे प्रभावित किया था, इसलिए पंच का अनुकरण करने के लिए उसे बस कोगवील्स की गति की नकल करनी थी। सिमुलेशन बिल्कुल वैसा नहीं था, क्योंकि मुके की ऊर्जा ड्रैगन 8 के बजाय हान सेन के स्वब्रह्मांड कोगवील से उत्पन्न हुई थी। इसका मतलब था कि हमले की मूल शक्ति अलग थी। वेदना, एक सुनहरा ड्रैगन मुक्का, ये कैसे मुमकिन है? ड्रैगन 8 तो मानो जम गया था, इसलिए वो बचना ही भूल गया। इस मुक्के से वो उड़ गया और उसके मुंह से खून की एक लंबी धार बहने लगी। ड्रैगन 1 और बाकियों के लिए उनका आश्चर्य भय में बदल रहा था। वह मुक्का ड्रैगन 8 का अपना कौशल था, जो ड्रैगन पंच तकनीक नामक एक ड्रैगन रहस्य के साथ मिश्रित था। यह एक अनोखा कौशल था, लेकिन हान सेन ने इसकी नकल करके कुछ ही सेकंड में अपने प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार कर दिया था। यह भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें ब्रह्मांड का नंबर 1 मार्किस कहा गया। राजा वर्ग में भी तुम अब भी इतने मजबूत हो, ड्रैगन 1 ने हान सेन से कहा जब उसने घायल ड्रैगन 8 को उठाया। मैं बहुत खुश हूं। अगर यहाँ और कुछ करने को नहीं है तो मैं विदा लेता हूं, हान सेन ने कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। ड्रैगन 1 ने अपना हाथ उठाया और हान सेन को रोक दिया। उसने कहा, हमें कुछ मूल जेनोजेनिक्स मिले हैं। उनमें से 2 अर्धदेवीकृत हैं। क्या आपकी रुचि है? संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा? हान सेन ने ड्रैगन 1 से पूछा। सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में कई कोर जेनोजेनिक्स थे। वे कम से कम राजा वर्ग के तो थे, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न जेनोजेनिक जीन बहुत विशिष्ट थे। कोर जीन किसी के राजा क्षेत्र को एक शक्तिशाली बढ़ावा दे सकते थे। कई राजा अपने क्षेत्र को उन्नत करने के लिए उन कोर जीन्स की तलाश करते थे। हान सेन की दिलचस्पी थी। उसे 9 स्तरों पर चढ़ना था और उसके बाद उसे रीसेट करना था। फिलहाल हान सेन सिर्फ पहले स्तर पर था। एक एक करके स्तरों पर चढ़ना मुश्किल होगा। अगर वह कोर जेनोजेनिक जीन्स का इस्तेमाल करके स्तर ऊपर कर पाता तो ये बहुत आसान होता। ये कोर जेनोजेनिक्स का एक बहुत बड़ा समूह है, ड्रैगन 1 ने कहा। ये 2 अर्धदेवीकृत जेनोजेनिक्स बहुत डरावने हैं। मैं एक से निपट सकता हूं, लेकिन 2 को नहीं मार सकता। अगर तुम एक को व्यस्त रख सको तो मैं तुम्हें इनाम का 50% दूंगा। बॉस, क्या 50% थोड़ा ज्यादा नहीं है? ड्रैगन राजा ने जल्दी से कहा। ड्रैगन 1 ने हाथ हिलाया। यह ज्यादा नहीं है। हम में से कोई भी दूसरे अर्धदेवीभूत कोर जेनोजेनिक को नहीं मार सकता। हालांकि ऐसा किए बिना हमारे पास समूह को खत्म करने का कोई मौका नहीं है। या तो हम ये सौदा कर लेते हैं या हम में से किसी को कुछ नहीं मिलता। वह 50% का हकदार होगा। ड्रैगन 1 हान सेन की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या विचार है? यह अच्छा लग रहा है, बशर्ते मैं सिर्फ उस अर्धदेवीभूत विदेशी प्राणी को ही मार रहा हूं। चलो फिर इससे पूरा करते हैं, हान सेन ने उनकी शर्तें मानते हुए जवाब दिया। यह उसका सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में पहला अनुभव था, इसलिए वह उस जगह से ज्यादा परिचित नहीं था। ड्रैगन के साथ घूमना कोई बुरी शुरुआत नहीं थी। यह एक सौदा है। ड्रैगन 1 तुरंत सहमत हो गया और हान सेन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वे सब मिलकर आकाश में उड़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ड्रैगन 8 ने पूछा, डॉलर तुम किस स्तर पर पहुंच गए हो? ड्रैगन 1 और बाकी सब सुनने के लिए कान लगाए खड़े थे। जब से उन्होंने उससे लड़ते देखा था तब से वे इस बारे में उत्सुक थे। हान सेन के प्रदर्शन को देखते हुए वे अनुमान लगा रहे थे कि वह कम से कम 5वीं श्रेणी का जरूर होगा। कुछ को शक था कि वह 9वीं श्रेणी का होगा, वरना वह ड्रैगन 8 को इस तरह कैसे नष्ट कर सकता था। स्तर 1। हान सेन को अपनी रैंक छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिरकार उन्हें साथ मिलकर लड़ना ही था।
अगर वह लंबे समय तक अपने राजा क्षेत्र का इस्तेमाल करता तो यह जाहिर हो सकता था कि उसके पास सिर्फ एक ही स्तर है। अब इसके बारे में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हान सेन का जवाब सुनकर ड्रैगन 8 हवा में ऐसे उछला मानो किसी अशांति के घेरे से टकरा गया हो। उसका चेहरा ढीला पड़ गया था। तुम तो पहले दर्जे के राजा हो। ड्रैगन 1 और बाकी लोगों ने हान सेन की तरफ देखा और अपने भावों को तटस्थ रखने की कोशिश की। उसके बाद वे और बात नहीं करना चाहते थे। ये पहली बार था जब हान सेन ने कोई कोरजेनोजेनिक देखा था। वे कीड़ों के एक समूह जैसे दिख रहे थे और सबके पंख लगे हुए थे। शरीर मानव जैसे थे। उनके 4 अंक थे, लेकिन उनके सिर असामान्य रूप से छोटे थे। वे 1.5 मीटर लंबे थे और उनका पूरा शरीर नीले नीले रंग के कपड़े से ढका था। उनके खोल इतने चिकने और चमकदार थे कि हान सेन उनमें अपना प्रतिबिंब देख सकता था। प्रत्येक कीड़े की पीठ से नीले पारदर्शी पंखों का एक जोड़ा निकला हुआ था। जब वे उड़ते थे तो उनके पंख इतनी तेजी से हिलते थे कि वे धुंधले हो जाते थे। वे औसत जेनोजेनिक से ज्यादा अलग नहीं दिखते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे सभी राजा वर्ग के थे। जहां तक हान सेन को पता था, उनका ऊंचा पद और ये तथ्य कि सभी उन्हें कोरजेनोजेनिक्स कहते थे, यही एकमात्र चीज थी जो उन्हें अनोखा बनाती थी। हान सेन ने जल्दी से हिसाब लगाया। आगे 100 कोरजेनोजेनिक्स थे और वे सभी किंग क्लास के थे। इतनी संख्या में तो बहुत कम ही देखने को मिलता था। ड्रैगन 1 ने कीड़ों के झुंड में से 2 जेनोजेनिक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दोनों इस कीट समूह के अर्धदेवीभूत प्राणी हैं। तुम और मैं एक एक को ले सकते हैं। ड्रैगन 8 और बाकी से निपट सकते हैं। मैं एक अर्धदेवीभूत जेनोजेनिक को मार दूंगा, फिर दूसरे को संभालने में तुम्हारी मदद करूंगा। ड्रैगन 1 को उम्मीद नहीं थी कि हान सेन में एक अर्धदेवीभूत प्राणी को मारने की क्षमता होगी। आखिरकार वह तो एक प्रथम श्रेणी का राजा ही था। ठीक है, हान सेन ने सिर हिलाया, फिर ड्रैगन 1 द्वारा बताए गए 2 कीड़ों को पलट दिया। उन 2 अर्धदेवीभूत प्राणियों के शरीर बाकी कीड़ों जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनके कवच बैंगनी लाल थे। उनके शरीर भी कांटों से लदे हुए थे। वे निश्चित रूप से ज्यादा भयावह दृश्य थे। अपनी योजना के अनुसार हान सेन और बाकी लोग कीड़ों के समूह पर हमला करने के लिए सीधे आगे बढ़े। अंतरिक्ष कीड़ों ने जल्द ही उन्हें आते हुए देख लिया और पूरे समूह ने एक साथ चीख मारी। फिर कीड़े आक्रमणकारियों से मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़े। अंतरिक्ष कीड़ों के दिलों के पास छोटी लालटेन जैसी कोई चीज जल उठी और हरी रोशनी देने लगी। वे छोटे, ठंडे परमाणु रिएक्टर जैसे थे। जब हान सेन ने उन लालटेनों में गहराई से देखा तो उसे एक कोर क्रिस्टल के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश का एक बिंदु दिखाई दिया। यह एक अजीबोगरीब और खूबसूरत नजारा था। ये जरूर उनके जेनोजेनिक कोर होंगे, हान सेन ने सोचा। उसकी लार टपकने ही वाली थी। वे किंग क्लास जेनोजेनिक थे। बज़ट। जैसे ही अंतरिक्ष कीड़ों के केंद्र चमक उठे, उन्होंने नीले और हरे रंग के क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। चूंकि अंतरिक्ष कीड़े बहुत थे और वे सभी एक ही प्रजाति के थे, इसलिए क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर परतदार हो गए, बिना एक दूसरे से टकराए। और चूंकि राजा के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े और केंद्रित थे, इसलिए उनकी सामूहिक शक्ति काफी भयावह हो गई। जैसे जैसे स्टैक में अधिक से अधिक राजा क्षेत्र जोड़े गए, रंग नीले और हरे से काले में बदल गए। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये सभी अंतरिक्ष कीड़े किस स्तर के थे। हान सेन को सामूहिक राजा क्षेत्र के रंगों पर ध्यान देना था। राजा क्षेत्र का कोई भी भाग जितना गहरा होगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। हालांकि बैंगनी और लाल राजा क्षेत्रों वाले 2 अंतरिक्ष कीड़ों का विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे अर्धदेवीकृत शत्रु थे और उनके क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंच गए थे और फिर पहले स्तर पर रीसेट हो गए थे। योजना पर डटे रहो, ड्रैगन 1 चिल्लाया। वह अंतरिक्ष कीड़ों की ओर दौड़ा और अपना क्षेत्र सक्रिय कर दिया। ड्रैगन 1 का क्षेत्र काला था और उसने पूरे आकाश को ढक लिया था। अंतरिक्ष कीड़े अभी भी कुछ दूरी पर थे, लेकिन फिर भी वे उसके क्षेत्र में आच्छादित थे। हान सेन ने ड्रैगन 1 के क्षेत्र से एक काली हवा से बना ड्रैगन देखा, जो ऊपर आ रहा था। वह अंतरिक्ष कीड़ों की ओर बढ़ रहा था। क्या ही शक्तिशाली किंग एरिया है। इतने मजबूत एओ के साथ वह किंग क्लास के सभी स्पेस बग्स को अकेले ही हरा सकता है। उसे हमारी क्या जरूरत है। काली हवा से बना ड्रैगन अभी भी किंग एरिया से ऊपर उठ रहा था। उसमें किंग क्लास की ताकत थी और स्पेस बग्स के सामने उसे कोई नुकसान नहीं था। इसके अलावा अगर काले वायु ड्रैगन का शरीर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो भी वह तुरंत खुद को फिर से बना लेता था। वह चीज लगभग अमर थी। लेकिन हान सेन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने अंतरिक्ष कीड़ों की क्षमताओं को कम करके आंका था।
उनके नीले क्षेत्र लगातार बढ़ते गए और जब काला वायु ड्रैगन उनकी सीमा में आया तो कीड़ों के राजा क्षेत्र काली हवा को सोखने लगे। ड्रैगन जितनी देर वहां रहा उतना ही कमजोर होता गया। उस विशाल सामूहिक राजा क्षेत्र के सामने काले वायु ड्रैगन का शरीर किसी गुब्बारे से ज्यादा मजबूत नहीं होगा। उसे चूसकर सुखा दिया जाएगा और कीड़ों का राजा क्षेत्र और भी मजबूत हो जाएगा। तत्व उपभोग क्षेत्र, हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, यह एक भस्म करने वाला क्षेत्र है। जो भी प्राणी इसमें प्रवेश करेगा उसकी शक्तियां और जीवन शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। उन क्षेत्रों में मत जाओ जहां ढेर लगे हैं और तुम्हें खासकर उन क्षेत्रों से बचना चाहिए जो काले हो गए हैं। उनकी भस्म करने वाली शक्ति किसी राजा को भी सूखे हुए खोल में बदल सकती है, ड्रैगन आर्ट ने हान सेन से कहा। हान सेन ने सिर हिलाया, फिर एक अर्धदेवीभूत जेनोजेनिक की ओर चल पड़ा। ड्रैगन आर्ट और बाकी लोग कीड़ों की भीड़ को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अभी तक भीड़ से कोई खास मुठभेड़ नहीं की थी। राजा के ऐसे मिश्रित क्षेत्र खतरनाक थे। अगर बहुत सारे क्षेत्र एक साथ जमा हो जाते तो उनकी शक्ति किसी अर्धदेवी से भी ज्यादा हो सकती थी। सौभाग्य से ऐसे झुंड में अकेले प्राणी जितनी गतिशीलता और चपलता नहीं थी। कीड़ों के ढेर लगे क्षेत्रों से बचना इतना मुश्किल नहीं था। हान सेन अकेले ही अर्धदेवी रूपी एक कीड़े की ओर उड़े। उन्होंने कुछ दूरी से उस पर एक सिक्का फेंका। सिक्का आगे की ओर उड़कर कीड़े के बैंगनी और लाल राजा क्षेत्र में जा घुसा। राजा क्षेत्र से गुजरते हुए सिक्का काफी सिकुड़ गया। साफ था कि यह क्षेत्र सिक्के की शक्ति को कम कर रहा था। वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली भस्म करने वाली शक्ति, हान सेन ने विस्मय से सोचा। नजदीकी लड़ाकों के लिए ऐसा जीव एक जिंदा दुर्स्वप्न होगा। उस जानवर के पास जाने पर भी उनकी जीवन शक्ति और शक्ति क्षीण हो जाएगी। लड़ने वाला कमजोर हो जाएगा और कीड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पैट, छोटा सिक्का आखिरकार कीड़े के खोल से चिपक गया। सिक्के की दमनकारी और प्रतिबंधक शक्तियां काम करने लगीं। कीड़े का शरीर कांपने लगा और डूबने लगा, लेकिन वह बस थोड़ा सा हिला। अर्धदेवी रूपी अंतरिक्ष कीड़ा जड़वत हो गया। हान सेन को देखते हुए उसकी आंखें मक्खी जैसी थीं। वे गुस्से में दिख रही थीं और वह जीव हान सेन पर चिल्लाया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह हान सेन की ओर उड़ गया। इतनी तेज, वह चीज तो निश्चित रूप से आधी देवी है। हान सेन ने देखा कि उसकी अपनी गति उसकी तुलना में बहुत धीमी थी और सिक्कों की दमन शक्तियां भी उस कीड़े पर काम नहीं कर रही थीं। दरअसल सिक्का अब भी छोटा होता जा रहा था। जाहिर है कीड़े का क्षेत्र अभी भी सिक्के की शक्ति का उपभोग कर रहा था। कुछ ही देर बाद सिक्के की शक्ति समाप्त हो गई। हान सेन ने सोच विचार कर कीड़े को देखा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने एक क्षेत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन डोंगशुआन क्षेत्र का नहीं। इसके बजाय उसने शंख से प्राप्त पशु आत्मा का इस्तेमाल किया। पर्वतीय क्षेत्र को हटाओ। नीला क्षेत्र हान सेन के शरीर के चारों ओर फैल गया, बैंगनी और लाल क्षेत्रों के साथ मिल गया। संपर्क पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और दो अलग अलग रंग के क्षेत्र एक दूसरे पर चढ़ गए। हान सेन अर्धदेवीभूत कीड़े पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। वेदना, हान सेन की मुट्ठी और अर्धदेवी रूपी कीड़े के पंजे आपस में टकराए। उस जानवर के ब्लेड जैसे पंजों ने हान सेन के कवच को खरोंच दिया, जिससे उसकी सतह पर कुछ हल्के निशान पड़ गए। हालांकि कवच टूटा नहीं। हान सेन की मुट्ठी में कीड़े के पंजे को गिराने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। कीड़ा अजीब तरह से चीखा। उसके शरीर से बैंगनी और लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और चलते हुए उसके शरीर पर कुछ छवियां बन रही थीं। बैंगनी और लाल रंग की पंजों वाली रोशनी की एक झड़ी हान सेन की ओर बढ़ रही थी। डोंग डोंग डोंग, वे सभी पंजे जो आसानी से अंतरिक्ष को चीर सकते थे, हान सेन पर टूट पड़े। इन प्रहारों से उसके डोंगक्सुआन कवच पर कई हल्के निशान पड़ गए, लेकिन हल्के खरोंच जल्दी ही गायब हो गए। ड्रैगन वन और अन्य लोग हान सेन पर नजर रखे हुए थे। यदि वह अर्धदेवीकृत कीड़े को नहीं मार पाता तो उन्हें लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने हान सेन को उस अर्धदेवी रूपी जीव से आमने सामने लड़ते हुए पाया। हालांकि वह दबा हुआ था, लेकिन यह उल्लेखनीय था कि अर्धदेवी रूपी कीड़ा उसके कवच को भेद नहीं पाया। क्या वह आदमी वाकई प्रथम श्रेणी का राजा है? ड्रैगन आर्ट परेशान लग रहा था। अपने अविनाशी सुनहरे ड्रैगन शरीर के साथ भी वह अर्धदेवी के प्रहार की शक्ति को रोक नहीं सका। दूसरी ओर हान सेन युद्ध को आसानी से संभालता हुआ प्रतीत हो रहा था। हान सेन को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन यह उसके डोंगक्सुआन कवच की ताकत के कारण नहीं था। यह सच था कि डोंगशुआन कवच बहुत लचीला था।
एक प्रथम श्रेणी के राजा के लिए यह एक उच्च श्रेणी का रक्षात्मक कवच होता, लेकिन इतनी ताकत भी एक अर्ध देवीभूत प्राणी के प्रहारों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मूव माउंटेन एरिया की शक्ति ही असली वजह थी कि कीड़ा हान सेन को नुकसान नहीं पहुंचा सका। माउंटेन एरिया में जाना वाकई बहुत खास था। इससे हान सेन की ताकत नहीं बढ़ी और न ही उसके दुश्मन कमजोर हुए, बल्कि इससे बस ताकत का हस्तांतरण हुआ। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता थी, और वह वाहक कोई शरीर नहीं हो सकता था। शंख ने वाहक के रूप में अपने खोल का इस्तेमाल किया था, जबकि हान सेन ने अपने डोंगशुआन कवच का इस्तेमाल करना चुना था। मूव माउंटेन एरिया के प्रभाव के तहत वाहक पर हमला करने वाली कोई भी शक्ति वाहक द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। यह नदी पर बने जलविद्युत संयंत्र जैसा था। नदी की शक्ति कई चीजों को कुचल सकती थी, लेकिन मूव माउंटेन एरिया उस शक्ति का कुछ हिस्सा अलग करके उसे दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जब तक दुश्मन की ताकत मूव माउंटेन एरिया और निर्धारित वाहक को पूरी तरह से तोड़ने लायक न हो, तब तक अतिरिक्त हमलों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इनसे वाहक की रक्षात्मक क्षमताएं जरूर बढ़ेंगी। लेकिन मूव माउंटेन एरिया के दो मुख्य नुकसान थे। पहला नुकसान ये था कि वाहक द्वारा अवशोषित शक्ति को आक्रामक शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था और दुश्मनों पर वापस नहीं किया जा सकता था। दूसरा नुकसान वाकई बहुत बुरा था। वाहक जितनी ज्यादा शक्ति सोखेगा, उतना ही ज्यादा दबाव सहेगा। हालांकि इससे हान सेन का शरीर कुचलेगा नहीं, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी हो जाएगी। मूव माउंटेन एरिया का इस्तेमाल करने के बाद हान सेन शक्तिशाली वारों को झटक सकता था, लेकिन अगर वह भागना या हमला करना चाहता तो वह ऐसा करने में बहुत धीमा होता। सौभाग्य से इस स्थिति में हान सेन की अर्धदेवी रूपी कीड़े पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। उसे तब तक वहीं रखना था जब तक ड्रैगन वन अपने कीड़े को मारकर उसकी मदद के लिए न आ जाए। इसलिए इस उद्देश्य के लिए हान सेन ने माउंटेन एरिया को स्थानांतरित करें का विकल्प चुना। पर्वतीय क्षेत्र को स्थानांतरित करने के अपने फायदे थे। हालांकि बग का भक्षण क्षेत्र हान सेन की शक्ति को खत्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने केवल वाहक की संचित शक्ति को ही खत्म किया। दुश्मन अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था, इसलिए हान सेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्धदेवी रूपी कीड़े ने हान सेन पर भयंकर हमला किया। हान सेन ने पहले तो बचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने कोशिश छोड़ दी। कीड़े के हमले डोंगशुआन कवच पर केंद्रित थे और उस जानवर की विनाशकारी शक्तियां कमजोर हो गई थीं। अंततः हान सेन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन हान सेन उस शक्ति से बहुत अभिभूत था। वह इतनी धीमी गति से चल रहा था कि उसके लिए उस अर्धदेवी रूपी कीड़े पर वार करना असंभव था। ड्रैगन 8 और बाकी सब जम गए थे। उन्होंने हान सेन को हवा में तैरते देखा, मानो उसे जरा भी चिंता न हो। उसने अर्धदेवी रूपी कीड़े के हमलों को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वे गुदगुदी से ज्यादा कुछ न हो। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। कीड़े का खौफनाक भक्षण क्षेत्र भी उस पर काम नहीं कर रहा था। उसकी शक्ति कम नहीं हो रही थी। वे समझ सकते थे कि हान सेन का नीला प्रकाश क्षेत्र कुछ कर रहा था, लेकिन वे भी उतने ही हैरान थे जितने हान सेन पहली बार उसे देखकर हुए थे। ये जादू जैसा लग रहा था, एक ऐसी क्षमता जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। ये देखकर ड्रैगन वन को बहुत राहत मिली। उसे चिंता थी कि हान सेन एक अर्धदेवी रूपी कीड़े को व्यस्त नहीं रख पाएगा। अब जाहिर है चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रैगन वन ने अपनी सारी शक्ति दूसरे अर्धदेवी रूपी कीड़े पर हमला करने पर केंद्रित कर दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हान सेन ने देखा कि ड्रैगन 8 की हालत खराब हो रही है। हान सेन ने ड्रैगन 8 के आसपास मौजूद साधारण कोर बगों पर कुछ धीमे धीमे हमले किए, जिससे उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। कुछ ही सेकंड में हान सेन एक अर्धदेवीकृत बग और कुछ दर्जन किंग श्रेणी के बगों के हमलों का सामना करने लगा। फिर भी वह अभी भी पूरी तरह से ठीक था। ड्रैगन 8 और बाकी लोग उसे चौड़ी आंखों से घूर रहे थे। हे भगवान, ये कैसा बचाव है! ये तो पागल कर देने वाला है! ड्रैगन राजा चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हान सेन मन ही मन ऊब गया था। वह ताकतवर तो हो गया था, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो गई थी। वह घोंघे की तरह चलता था। भागने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं इस राक्षसी आत्मा को वांग युहांग को दूंगा। वह पंचिंग बैग बनने के लिए एकदम सही इंसान है। मूव माउंटेन एरिया उसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। जब मैं हमला करूंगा तब वह दुश्मन के आक्रमण का खामियाजा भुगत सकता है। ये वाकई एकदम सही है। हान सेन ने अचानक आए इस विचार से काफी खुश होकर सोचा। चूंकि हान सेन ने इतने सारे कीड़ों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, ड्रैगन 8 और बाकी सभी आजाद थे।
ड्रैगन एक और आधा देवीकृत कीड़ा अभी भी युद्ध में व्यस्त था। हान सेन ऊब गया था, इसलिए उसने अर्ध देवी रूपी ड्रैगन की लड़ाई देखने के लिए अपना मुंह घुमाया। हान सेन हमेशा से ड्रैगन के युद्ध कौशल का प्रशंसक रहा था। ड्रैगन वन का दुश्मन भी अर्ध देवी रूपी था, लेकिन कीड़ा नष्ट हो रहा था। वह जल्द ही मर जाएगा। इसके अलावा जब ड्रैगन वन निकट चौथाई लड़ाई में कीड़ों से लड़ रहा था, तो भस्म क्षेत्र ने उसे प्रभावित नहीं किया। कच्चा हान सेन जब गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसने देखा कि ड्रैगन वन ने अर्धदेवी रूपी कीड़े के सिर के किनारे से घूंसा मारकर सीधे उसके दिमाग में वार कर दिया। हालांकि दिमाग खोने के बावजूद उसने लड़ना बंद नहीं किया। कुछ और वार करके ड्रैगन वन ने कीड़े के शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी गति रुक गई। ड्रैगन वन ने एक अर्धदेवीकृत कीड़े को मारने के बाद हान सेन के पास उड़ान भरी। वह दूसरे अर्धदेवीकृत कीड़े को मारने जा रहा था जिसे हान सेन ने व्यस्त रखा था। ड्रैगन वन ने बग पर हमला किया, जिससे हान सेन पर से कुछ दबाव कम हुआ। उसने अपना मूव माउंटेन एरिया हटा दिया ताकि वह फिर से स्वतंत्र रूप से घूम सके। हान सेन के लिए साधारण कीड़े कोई खतरा नहीं थे। उसने कीड़ों के झुंड के बीच से निकलने के लिए अपनी डोंगशुआन चाल का इस्तेमाल किया। राजा वर्ग के कीड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और हान सेन को जल्द ही दो कीड़ों को मारने का मौका मिल गया। हालांकि उसे कोई राक्षसी आत्मा नहीं मिली। हान सेन ने यह सुनिश्चित किया कि वह यात्रा करते समय अर्धदेवी रूपी कीड़े की पहुंच में रहे। थोड़ी देर बाद ड्रैगन वन ने एक ऐसा प्रहार किया जिससे अर्धदेवी रूपी कीड़े को भारी नुकसान पहुंचा। हान सेन ने अपनी उंगली पर एक सिक्का इकट्ठा किया। जैसे ही उसने सेविंग मनी का इस्तेमाल किया, सिक्के पर अंकित संख्या बढ़ने लगी। जैसे ही कीड़ा मरने वाला था, हान सेन ने एक सिक्का उछाला जिसकी सतह पर 12 अंकित था। वेदना बुरी तरह से घायल कीड़ा हान सेन के सेविंग मनी के बल से फट गया। उत्परिवर्ती ज़ेनोजेनिक राजा का शिकार कोर डेमन बग। ज़ेनोजेनिक जीन मिला। राजा वर्ग की उत्परिवर्ती पशु आत्मा कोर डेमन बग प्राप्त हुई। अर्धदेवीभूत मुख्य राक्षस कीड़ों के मारे जाने के बाद बाकी कीड़े अराजकता में डूब गए। ड्रैगन वन और हान सेन उन्हें मारने में जुट गए। उनमें से कुछ तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर मारे गए। समूह ने अपनी लूट की गिनती की और पाया कि उनमें 2 उत्परिवर्ती कोर जीन और 86 साधारण कोर जीन थे। ड्रैगन वन ने अपना वादा निभाया। उसने हान सेन को एक म्यूटेंट कोर जीन और 43 सामान्य कोर जीन दिए। ड्रैगन वन ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मूल ज़ेनोजेनिक्स का पता लगाने के हमारे सहयोगात्मक प्रयासों को जारी रखने में रुचि रखेंगे? आप हर चीज का आधा हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, डॉलर, ये तो बढ़िया रहा। चलो हम साथ मिलकर और भी कुछ करते हैं, ड्रैगन 8 ने जल्दी से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वे जो देख पा रहे थे उससे हान सेन एक विशाल मांस ढाल था। हान सेन के मोर्चे पर होने से वे डरावने कोर ज़ेनोजेनेसिस को मार सकते थे या पूरे समूहों को नष्ट कर सकते थे, जिन्हें वे पहले भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं? हान सेन ने सिर हिलाकर कहा। हान सेन को पता था कि ड्रैगन वन ने क्या योजना बनाई है, लेकिन ये ड्रैगन बहुत भरोसेमंद लग रहे थे। उनके साथ सहयोग करना हान सेन के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। अगर वह अकेला होता तो मूव माउंटेन एरिया का इस्तेमाल उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। अगर ज़ेनोजेनिक्स को मारने वाला कोई न हो तो जबरदस्त रक्षा का कोई मतलब नहीं था। सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था। उनके प्रस्ताव को ठुकराने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रैगन वन और हान सेन ने एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वे परिणामों से बहुत खुश थे, इसलिए वे यात्रा करते समय हान सेन को अपने साथ ले जाने के लिए उत्सुक थे। अब चूंकि वे हान सेन के साथ सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें साधारण ज़ेनोजेनिक्स को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सामान्य कोर ज़ेनोजेनिक्स से अकेले ही निपट सकते थे, इसलिए अब उन्हें शिकार करने और हान सेन के साथ उनका बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे सीधे उन ज़ेनोजेनिक्स पर टूट पड़े जिन्हें वे पहले नहीं मार पाए थे। ड्रैगन वन ने हान सेन को ये बात समझाई, लेकिन हान सेन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। कई राजा कोर ज़ेनोजेनिक्स को मारना चाहते थे। हान सेन भाग्यशाली था कि उसे ऐसा करने का अवसर पहले ही मिल गया था। हान सेन उड़ता रहा, एक कोर जीन से खेलता रहा। कोर जीन मुट्ठी से भी छोटे थे। वे पारदर्शी थे, किसी चमकदार नीले रत्न की तरह। ड्रैगन 8 ने हान सेन को कोर जीन के साथ खेलते देखा, इसलिए वह उड़कर हान सेन के पास गया। ये देखने में कुछ खास नहीं है और इन्हें सीधे अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि आप इनका इस्तेमाल जीनोद्रव बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहाएं और अपनी जीनो कलाओं का अभ्यास करें तो आप अपने क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं।
मैं सोच रहा था कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम एक कोरजीन खाना चाहते हो। ये चीज मांस नहीं है। तुम इसे कैसे खाओगे? ड्रैगन 8 हंसा। हान सेन ने कोरजीन मुंह में डाला और उसे निगल लिया। ड्रैगन 8 की मुस्कान वहीं जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह चिल्लाया, अरे नहीं, तुमने तो सच में इसे खा लिया। हान सेन ने अपने होंठ चाटे और कहा, इसका स्वाद अच्छा नहीं था। ये बहुत बुरा था। ठीक है, तुम इंसान हो, है ना? क्या तुम इंसान भक्षक चींटियों के परिवार का हिस्सा हो? ड्रैगन 8 ने हान सेन की तरफ घृणा से देखा, मानो वह किसी भयानक राक्षस को देख रहा हो। नहीं, हम निश्चित रूप से नहीं हैं। हान सेन हंसे, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। आधे दिन इंतजार करने के बाद वह मूल जीन को पचाने में कामयाब रहे और एक परिचित घोषणा उनके दिमाग में घूमने लगी। राजा वर्ग जीन। ड्रैगन 1 और बाकी लोग हान सेन को अजीब नजरों से देख रहे थे। हान सेन बेतरतीब ढंग से कोर जीन खा रहा था और वे चिंतित होते जा रहे थे। चूंकि डॉलर स्पष्ट रूप से मूल जीन खा सकता था, इसलिए उन्हें चिंता थी कि यदि वह बहुत भूखा हो गया तो वे उसके भोजन बन जाएंगे। सौभाग्य से उनका कोई भी डर सच नहीं हुआ। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। म्यूटेंट किंग क्लास कोर डेमन बग बीस्ट सोल गन टाइप। उस जानवर की आत्मा का प्रकार देखकर हान सेन हैरान रह गया। वह एक हथियारबंद जानवर की आत्मा थी और वह बंदूक जैसी थी। वह उस प्राणी से मेल नहीं खाती थी जिससे उसने लड़ाई की थी। हालांकि जब हान सेन ने राक्षस आत्मा को बुलाया तो उसे एहसास हुआ कि यह बंदूक उन बंदूकों से अलग थी जिनकी उसने कल्पना की थी। ये लाल और बैंगनी धातु से बनी एक लेजर हैंडगन थी। यह 1 फुट लंबी थी और बहुत ही भविष्यवादी लग रही थी। ये भारी थी और इसके पूरे शरीर पर कई चिन्ह बने हुए थे। यह अनोखी और खूबसूरत दोनों थी। जब हान सेन ने अपनी शक्ति बंदूक में डाली तो उसकी शक्ति बैंगनी और लाल लेजर में बदल गई। हालांकि हान सेन को यह देखने का मौका नहीं मिला कि उस लेजर ने क्या किया। ड्रैगन 1 उन्हें डार्क जोन नामक ग्रह के मुख्य क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। इस ग्रह पर कई कोर जेनोजेनिक्स थे, लेकिन वहां की जेनोजेनिक्स बहुत डरावनी थी। अगर आप सावधान न रहें तो आपकी जान जाना आसान था और यहां तक कि कई अर्धदेवीभूत कुलीन लोग भी उस ग्रह की सतह पर गिर चुके थे। आम राजा आमतौर पर ऐसी खतरनाक जगहों पर नहीं जाते थे, लेकिन हान सेन, जो उनका बड़ा कवच था, के साथ ड्रैगन 1 ने जोखिम उठाने का विकल्प चुना। उनका समूह डार्क जोन ग्रह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही जीवों का एक समूह उनसे मिलने के लिए ग्रह से उड़कर बाहर आ गया। हान सेन को पहले लगा कि वे जेनोजेनेसिस हैं, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि यह डिस्ट्रॉइड का एक समूह था। हान सेन को उनमें से 2 याद आ गए। एक था बर्रा और दूसरा था डायर रॉबर। वे पहले से ही किंग क्लास के कुलीन थे। बर्रा को देखते ही हान सेन की कनपटियां धड़कने लगीं। बर्रा एक पागल आदमी था जिसका शरीर अजेय था। वह इतना ताकतवर था कि उससे लड़ना एक भयानक दुष्स्वप्न जैसा था। खुशकिस्मती से बर्रा और दिया रॉबर ने हान सेन को उसके डोन शुआन कवच में नहीं पहचाना। वे बस उसके पास गए और हान सेन के दल को आगे बढ़ने से रोक दिया। माफ कीजिए, ग्रह डार्क जोन पर हम नष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। कृपया अब वापस मुड़ जाए, डायर रॉबर ने ड्रैगन 1 की ओर उड़ते हुए कहा। ग्रह डार्क जोन कब से नष्ट लोगों की संपत्ति है? ड्रैगन 1 ने कठोर स्वर में पूछा। उसे डायर रॉबर का डर नहीं था। दिया रॉबर मुस्कुराए और बोली, सब कुछ जल्द ही सामान्य हो जाएगा। तुम लोग अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम यहाँ काम पूरा नहीं कर लेते। क्या होगा अगर हम अभी अंदर जाना चाहें? ड्रैगन 1 ने डायर रॉबर को घूर कर देखा। बकवास बंद करो। झुंझलाहट में बर्रा ने जल्दी से अपनी पीठ पर लटका हुआ हड्डी का चाकू निकाला। उसकी आंखें जानलेवा नजरों से जल रही थीं और वह साफ तौर पर ड्रैगन 1 से लड़ने के लिए तैयार था। डायर रॉबर ने बर्रा को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर शांति से कहा, ड्रैगन 1, हमने कभी ड्रैगन को नाराज नहीं किया। कोर एरिया में कोर जेनोजेनिक्स को नष्ट करने के लिए कई जगहें हैं। तुम लोगों को इस प्लेनेट डार्क जोन को लेकर हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है ना? ड्रैगन 1 ने भौहें चढ़ाईं और जवाब देना शुरू किया, लेकिन अचानक एक तेज आवाज हुई। ग्रह डार्क जोन की सतह पर एक विशाल मशरूम बादल उभरा और एक शॉकवेव पूरे वातावरण में फैल गई। डायर रॉबर का चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे डिस्ट्रॉयड ड्रैगन्स को पूरी तरह भूल गए हों और वे मुड़े और तेज रफ्तार से डार्क जोन ग्रह की ओर उड़ गए। ड्रैगन 1 और अन्य लोग एक दूसरे को भ्रम से देखने लगे। बड़े भाई, क्या हमें नीचे जाकर देखना चाहिए?
ड्रैगन 8 ने ड्रैगन 1 की ओर बढ़ते हुए पूछा। उसकी नजरें नीचे के ग्रह पर टिकी रहीं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ग्रह डार्क जोन पर बहुत कम रोशनी थी। ग्रह के ऊपर चुंबकीय तूफान घूम रहे थे और बादल पागलों की तरह गरज रहे थे, मानो नीचे कई विस्फोट हो रहे हों। फिर भी यह देखना नामुमकिन था कि सतह पर असल में क्या है। ड्रैगन 1 ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र भी ग्रह डार्क जोन पर टिकी थी। ड्रैगन 8 की तरह उसे भी नहीं पता था कि वहां नीचे क्या है। विस्फोट के बाद वे ग्रह पर कुछ भी होते हुए नहीं देख पा रहे थे। विस्फोट के बाद का माहौल शांत होने पर ग्रह डार्क जोन फिर से शांत हो गया। बर्र और अन्य लोग ग्रह के वायुमंडल में वापस आ गए थे और वहां कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। घूमते बादलों के अलावा ग्रह स्थिर हो गया था। बड़े भाई, क्या ये कोई जाल हो सकता है? डाया, रॉबर और बाकी लोग हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ड्रैगन 8 ने कहा। मुझे नहीं लगता। डिया रॉबर को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए नाकाबंदी करने की कोशिश नहीं करेगा। ड्रैगन 1 थोड़ा रुका और फिर ठंडे स्वर में बोला, अगर ये कोई जाल भी था तो भी हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पहले जाकर देखते हैं। दूसरों को लगा कि यह बात तो सही है। केवल राजा और अर्धदेवी ही सार्वभौमिक मूल क्षेत्र में आ सकते हैं। भले ही नष्ट लोग जाल बिछा रहे हों, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हान सेन भी इस ग्रह पर क्या हो रहा है ये जानने को उत्सुक था, इसलिए उसे इस योजना से कोई परेशानी नहीं हुई। वह सावधानी से उनका पीछा करते हुए ग्रह डार्क जोन तक पहुंच गया। ड्रैगन 1 और बाकी लोगों को भरोसा था कि वे खुद को नष्ट होने से बचा सकते हैं, लेकिन वे सावधानी भी बरत रहे थे। बादलों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने राजा क्षेत्र खोल दिए। चुंबकीय तूफानों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने काले ग्रह की सतह पर एक विशाल गोलाकार छेद देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी विशाल उल्कापिंड के प्रहार से बना हो। लेकिन हान सेन और बाकी लोग कुछ ही पल पहले ग्रह के बाहर थे और उन्होंने किसी भी उल्कापिंड को देख लिया होता जो ग्रह से टकराने के लिए उसके इतने करीब आता। वह विस्फोट ग्रह पर पहले से मौजूद किसी चीज के कारण हुआ होगा। हालांकि वे बहुत दूर थे और छेद के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। ड्रैगन 1 थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने विशाल गड्ढे की ओर नीचे उड़ने का फैसला किया। वे ग्रह डार्क जोन की सतह के और करीब पहुंचे और हान सेन और बाकी लोग जल्द ही समझ गए कि वह छेद कितना डरावना था। जब वे उसके पास पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे उस छेद का कोई तल ही नहीं है। विशाल गड्ढे के अलावा उन्हें ग्रह डार्क जोन की सतह पर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कोई कोर जेनोजेनिक्स भी नहीं था। बार और बाकी लोग गायब हो गए थे। यह क्या है? ड्रैगन 8 ने बड़े छेद के केंद्र की ओर इशारा करते हुए पूछा। हालांकि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। हान सेन और ड्रैगन 1 पहले ही उसे देख चुके थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वह क्या है। गड्ढे के बीच में एक हंस के अंडे जैसा कुछ था, गहरे हरे रंग का चमकता हुआ, लेकिन आकार में एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा। हान सेन और बाकी लोग जल्द ही इतने पास पहुंच गए कि उन्होंने डाय, रॉबर और उसके साथियों को पत्थर के हंस के अंडे के पास खड़े देखा। वे सब जड़वत थे, बिना पलक झपकाए अंडे को भूर रहे थे। हान सेन को पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। तुम लोगों को मदद चाहिए? ड्रैगन 1 ने उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। वह कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। हान सेन ड्रैगन 1 के पीछे पीछे पत्थर के हंस के अंडे के पास गया। उसने उस चीज को ध्यान से देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं लगा। वह बस एक सामान्य हंस का अंडा था, हालांकि बड़ा और पत्थर का बना हुआ। डाय, रॉबर ने ड्रैगन 1 को कोई जवाब नहीं दिया। द डिस्ट्रॉयड अभी भी हंस के अंडे वाले पत्थर को घूर रहे थे और उन्होंने ड्रैगन 1 को पास आने से रोकने की कोशिश नहीं की। हान सेन और ड्रैगन 1 ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही शक के घेरे में थे। डाया, रॉबर और बर्र राजा वर्ग के उच्च स्तरीय योद्धा नहीं थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत धीमे थे। लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे अंततः राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते थे या यहां तक कि देवता भी बन जाते थे। कुछ बहुत ही खतरनाक घटना घटी होगी जिससे वे सभी नष्ट हुए लोग गतिहीन हो गए। बेशक यह मानते हुए कि वे नाटक नहीं कर रहे थे। हान सेन सोच भी नहीं सकता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ उसने बर्र को फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अपने गुस्सैल स्वभाव और जानलेवा दिमाग के साथ वह उस तरह का इंसान था जो किस्मत से ही लड़ने की कोशिश करता। फिर भी बर्र एक ऐसा आदमी जो किसी चीज से नहीं डरता था, एक ही जगह पर ऐसे ही पड़ा रहने को मजबूर था। वह लगभग बेहोशी की हालत में लग रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उसने क्या देखा होगा।
लेकिन हान सेन और ड्रैगन वन ने जब पत्थर के अंडे को देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। दिया रॉबा, क्या हो रहा है? ड्रैगन वन ने करीब आते हुए पूछा। दिया रॉबा ने दांत पीस लिए, लेकिन वह चुप रहा। एक और नष्ट राजा, जो अब किसी स्वप्न से जागा हुआ सा लग रहा था, चीखने लगा, सब खत्म, सब खत्म। क्या खत्म हो गया? ड्रैगन 8 ने पूछा। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जोर जोर से चिल्लाता रहा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरी हुई थीं। फिर वह पागलों की तरह हंस के अंडे वाले पत्थर की ओर दौड़ा। रुको, दिया रॉबा चिल्लाए, लेकिन वह आदमी नहीं रुका। दिया रॉबा आगे बढ़ी और हंस के पत्थर के अंडे की ओर भाग रहे नष्ट राजा को पकड़ लिया। उसने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा रुको, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? दिया रॉबा का चेहरा गंभीर लग रहा था। वह नष्ट राजा चिल्लाया, गोत और बाकी लोग अभी भी नीचे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा, हमें उन्हें बचाना होगा। दिया रॉबा का चेहरा गहरा गया और उसने धीरे से कहा, पहले स्थिति तो देखो। मेरे आदेश के बिना किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं है। दिया रॉबा, क्या हो रहा है? ड्रैगन वन जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि क्या हो रहा है। दिया रॉबा ने मुड़कर ड्रैगन वन की ओर देखा। जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 60 नष्ट राजा ग्रह डार्क जोन में जेनोजेनिक्स का शिकार करने आए थे। हमने इस जगह को साफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे, किसी कारण से इस चीज ने हमारे शिविर को तहस नहस कर दिया। सभी नष्ट राजा चले गए हैं। हान सेन और ड्रैगन वन को उसकी बात सुनकर सदमा सा लगा। 6 नष्ट राजा बचे थे, जिनमें डाया रॉबर और बर्रा भी शामिल थे, जिसका मतलब था कि 50 से ज्यादा राजा वर्ग के नष्ट राजा अभी अभी गायब हुए थे। ये बहुत ही भयावह विचार था। अगर कोई विशाल उल्कापिंड भी इस ग्रह से टकराए, तो भी वह 50 राजाओं को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता। और तो और आसपास कोई उल्कापिंड भी नहीं है जो ये बताए कि ऐसा हुआ था। ये चीज कहां से आए? हान सेन उस विशाल हंस के अंडे वाले पत्थर को घूर रहा था। वह दिया रॉब की तरह जड़वत हो गया था। शायद वे कहीं और चले गए। ड्रैगन वन ने चारों ओर देखा। डार्क जोन ग्रह बहुत बड़ा था। कुछ दर्जन राजा उसकी सतह पर जरूर छिप सकते थे। वे किसी गुफा में छिप भी सकते थे और कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता। नहीं, वे कैंप में हमारा इंतजार कर रहे थे। अगर वे बच निकलते तो अब तक जरूर अपना परिचय दे चुके होते। दिया रॉबर ने सिर हिलाया। ड्रैगन वन कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक जोरदार चटकने की आवाज आई। विशाल हंस के अंडे पर अचानक एक दरार उभर आई। हान सेन और बाकी लोग पीछे हट गए। हंस के अंडे वाले पत्थर को घूरते हुए उन्होंने तुरंत अपने राजा क्षेत्र का विस्तार कर लिया। कच्चा कच्चा हंस के अंडे जैसे पत्थर की सतह पर और भी दरारें खुल गईं। ये दरारें बहुत अच्छी तरह से संरेखित थीं, इसलिए जाहिर है कि ये किसी भी मौसमग्रस्त पत्थर में पाई जाने वाली आम दरारों जैसी नहीं थीं। इसके बजाय बिल्कुल सही दूरी पर स्थित दरारें सीधी ऊपर और नीचे खुल रही थीं। धमाका! पत्थर के ऊपर और नीचे से अनगिनत गहरे हरे रंग के पंजे निकले। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा कीड़ा है! ड्रैगन 8 चौड़ी आंखों से चिल्लाया। पत्थर शायद अंडे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज थी वह बिल्कुल भी कोई बच्चा हंस नहीं था। वह असल में एक अज्ञात जीव था जो सेंटीपीड जैसा दिखता था। उसका शरीर अपने चारों ओर लिपटा हुआ था, इसलिए उसके सारे पंजे छिपे हुए थे। उसने बस खुद को हंस के अंडे जैसा बना लिया था। अब वह परेशान करने वाला जीव अपना शरीर फैला रहा था, जिससे वह बहुत डरावना लग रहा था। उसने अपने दांत दिखाए और अपने आसपास के नष्ट और अजगर को घूरने लगा। कीड़े के पेट पर खून और लहू के धब्बे लगे हुए थे। शायद ये लापता नष्ट राजाओं के अवशेष थे। सभी जीवित लोग जानते थे कि किसी तरह इस विदेशी राक्षस ने एक ही पल में 50 से ज्यादा नष्ट राजाओं को खा लिया था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किसी ने कोई आदेश नहीं दिया। हान सेन और ड्रैगन वन समेत सभी तुरंत मुड़े और उड़ गए। वे ग्रह डार्क जोन छोड़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे बादलों में उड़ने ही वाले थे, ग्रह का पूरा आकाश गहरे हरे रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल हरा क्रिस्टल पूरे ग्रह को ढकने के लिए बन गया हो। बादलों से होकर आने वाली थोड़ी सी रोशनी भी उसी हरे रंग में रंग गई। वेदना, नष्ट समूह और ड्रैगन समूह दोनों ही उल्कापिंडों की तरह आकाश से गिरे। वे ग्रह पर इतनी जोर से गिरे कि उनके शरीर सतह में गहरे छेद कर गए। हवा प्रतिबंध क्षेत्र, इस दायरे के साथ यह जरूर एक देवता सदृश विदेशी जनित क्षेत्र होगा। ड्रैगन 8 ने अपने बिल से बाहर निकलते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था।
वह कोई हवाई प्रतिबंध क्षेत्र नहीं है। हान सेन भी उदास लग रहा था। उसने आसपास की जमीन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरे ग्रह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अब उनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि यह सिर्फ हवाई प्रतिबंध नहीं था, इसकी एक और ताकत भी थी। हालांकि इससे पहले कि हान सेन इसका और विश्लेषण कर पाता, विशालकाय कीट आगे की ओर उछल पड़ा। उसका विशालकाय शरीर अद्भुत गति से हिल रहा था और उसके चारों ओर गहरे हरे रंग की पदार्थ की जंजीरें हवा में उबल रही थीं। ये जंजीरें उसके पूरे शरीर में लिपटी हुई थीं और उनके बाहरी किनारे उस तरह की तरह तीखे थे। हान सेन ने भागने के लिए मुड़ते ही अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया। उसने अपने मूव माउंटेन एरिया का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे राक्षस के सामने ये बिल्कुल बेकार होता। इस तरह के एक अज्ञात प्राणी में इतनी शक्ति थी कि वह बिना किसी मेहनत के उसके मूव माउंटेन एरिया को कुचल सकता था। उसका डोंगक्सुआन कवच इतनी बड़ी ताकत का सामना नहीं कर पाता। वह कुछ ही पलों में मर जाता। धमाका! अजीब कीड़े ने हमला कर दिया। दो राजा उस जीव के बहुत करीब थे और भाग नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कीड़े से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब कीड़ा उन्हें पूरा निगल गया। फिर अजीब कीड़ा जमीन में धंस गया और सतह के नीचे एक बड़ा सा छेद छोड़कर गायब हो गया। हान सेन के नीचे जमीन किसी जोरदार भूकंप की तरह हिल गई। वह भागना चाहता था, लेकिन कुछ बेतहाशा कदम चलने के बाद वह जमीन में एक काले गड्ढे के पास पहुंच गया। हान सेन के बगल में दौड़ रहे एक राजा को उस कीड़े ने निगल लिया, जैसे ही वह जमीन के उस गड्ढे से ऊपर उछला। वह अजीब सा कीड़ा एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर मुड़कर वापस जमीन में समा गया। भाड़ में जाओ! ड्रैगन 8 ने जब देखा कि कीड़ा एक ड्रैगन को खा रहा है, तो वह चिल्लाया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने विशाल सुनहरे ड्रैगन का इस्तेमाल किया। उसने जमीन में बने गड्ढे की ओर एक मुक्का मारा। धमाका! छेद अपने आप ढह गया और वह अजीब कीड़ा फिर बाहर नहीं आया। उसने चीख भी नहीं मारी। सावधान! ड्रैगन 1 ड्रैगन 8 की ओर दौड़ा और उस आदमी को पीछे की ओर धकेल दिया, फिर खुद भी बच निकला। एक और धमाका हुआ और धूल और मिट्टी वहीं फव्वारे से भर गई जहां कुछ देर पहले ड्रैगन 8 खड़ा था। अब वहां एक और बड़ा गड्ढा था और वह अजीब कीड़ा फिर से बाहर आ गया था। उसका आधा शरीर जमीन से ऊपर था और अपने पंजे हिलाते हुए वह किसी अजीब मीनार जैसा लग रहा था। कोई भी उस जीव पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, उनके दिमाग में बस भागने का ही ख्याल था। वे सब जानते थे कि उस जानवर से लड़ना बेकार होगा। ऐसे डरावने, देवता रूपी विदेशी प्राणी के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते थे। हान सेन दौड़ रहा था और वह बहुत तेज दौड़ रहा था। वह असंभव लड़ाइयों से भागने में माहिर था और उसे पूरा भरोसा था कि वह अजीब कीड़े के राजा क्षेत्र को तोड़कर ग्रह के अंधेरे क्षेत्र से बाहर निकल सकता है। बेशक उसे पहले कीड़े का पीछा करना बंद करवाना जरूरी था। अगर वह हवाई सीमा तोड़ भी देता तो भी अगर कीड़ा उसका पीछा करता रहा तो वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। इसलिए हान सेन ने अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास किए। जैसे ही उसे मौका मिलता, वह अपनी सुपर गॉड स्पिरिट का इस्तेमाल करके प्लेनेट डार्क जोन छोड़ देता। और बाकियों के मामले में हान सेन को बस उन पर दया आ रही थी। ऐसे समय में हर आदमी अपने लिए ही था। हान सेन उनके पिता नहीं थे। उनके लिए कोई त्याग करने की जरूरत नहीं थी। हान सेन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसका दिल उछलकर गले में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे छलांग लगा दी। कीड़ा उसी जमीन से ऊपर आ गया जिस पर वह अभी खड़ा था। हान सेन का शरीर लगभग उसके मुंह को छू गया था और उस जीव के चारों ओर गहरे हरे रंग की जंजीरें ब्लेड जैसी लग रही थीं। उनमें से एक जंजीर हान सेन के पैर से टकराई, जो डोंगशुआन कवच पहने हुए था। जंजीर उसके डोंगशुआन कवच को साफ चीरती हुई हान सेन के पैर में एक गहरा घाव कर गई। हान सेन ने अपने पैर में जलन की परवाह न करते हुए दौड़ना जारी रखा। अगर वह अभी रुकता तो उसकी मौत हो जाती। हालांकि वह अजीब कीड़ा फिर से जमीन के नीचे चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब मछली की तरह जमीन के नीचे तैर रहा हो। हर बार जब वह बाहर आता तो अपने पीछे 10 मीटर का गड्ढा छोड़ जाता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हान सेन का पैर खून के निशान छोड़ रहा था, लेकिन हान सेन ने देखा कि अजीब कीड़ा अपना पूरा ध्यान विशेष रूप से उसका पीछा करने पर केंद्रित कर रहा था। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता, हान सेन ने बीमार महसूस करते हुए सोचा। उसे उम्मीद थी कि वह गलत होगा, लेकिन जब वह कीड़ा फिर से उसके ठीक बगल में जमीन से निकल आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका अंदाजा सही था।
कीड़ा उसके पीछे था और सिर्फ उसके पीछे। भाड़ में जाओ। हान सेन उस अजीब कीड़े से धीमा था, इसलिए वह फिर से उससे बच नहीं पाया। वह आकाश में उड़ गया, उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। अब वह सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था और जैसे जैसे वह ऊपर उड़ता गया, उसने अजीब कीड़े के दांतों को भी नहीं छुआ। ऐसा लग रहा था कि बग के पास अपने राजा क्षेत्र के अलावा कोई और दूर से हमला करने का साधन नहीं था, इसलिए हान सेन ने जितना हो सके उतनी दूर उड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वह उस क्षेत्र से निकलने ही वाला है, उसे एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। उस अजीब कीड़े की पीठ पर पारदर्शी पंख उगाए थे। वह अविश्वसनीय गति से हान सेन की ओर उड़ रहा था और एक ही सेकंड में वह हान सेन के ठीक नीचे था। उसके गहरे हरे रंग के पदार्थ की सारी जंजीरें आपस में गुंथी हुई थीं, एक दूसरे पर किसी विशाल ब्लेंडर की तरह घूम रही थीं। उस अजीब कीड़े का खुला मुंह सीधे हान सेन की ओर बढ़ रहा था। वह एक बड़ी व्हेल की तरह था जो एक छोटी मछली को खाने के लिए तैयार थी। डॉलर मर जाएगा। ड्रैगन वन देख सकता था कि हान सेन को अजीब कीड़ा निगलने वाला था। हान सेन के लिए दुखी होने के बजाय उसे इस बात का दुख था कि हान सेन की मौत का उन सब के लिए क्या मतलब होगा। यहाँ तक कि हान सेन, जो किसी तरह हवाई प्रतिबंध हटा सकता था, भी इस राक्षस से बच नहीं सका। अगर हान सेन नहीं बच पाया तो शायद उन सब के लिए मौत का मतलब होगा। ड्रैगन 8, जो ड्रैगन 1 का पीछा कर रहा था, उसने भी देखा कि क्या होने वाला है। वह भी उतना ही उदास लग रहा था। धमाका। आकाश में कीड़े का विशाल मुंह हान सेन के चारों ओर कस रहा था। उसके तीखे दांत हान सेन के शरीर को जकड़ने ही वाले थे। ड्रैगन वन और बाकी लोग उस भयानक दृश्य को देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना सिर घुमाया और पूरी ताकत से दौड़ते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ग्रह डार्क जोन पर कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जो हवाई प्रतिबंध क्षेत्र से घिरी न हो। यही एकमात्र रास्ता था जिससे वे इस नर्क से बच सकते थे। हालांकि अजीब कीड़े के हमले से हान सेन का शरीर नहीं टूटा। वह अभी भी सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था, इसलिए उस जीव की अविश्वसनीय शक्ति उसे छू नहीं पाई। हालांकि अजीब कीड़े के दांत उसके शरीर में घुस गए, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हान सेन का शरीर अब मूर्त हो गया था, मानो किसी भूत का हो। वह उस अजीब कीड़े के दांतों और मांस के बीच से आसानी से निकल गया, और जब वह उस जीव के शरीर से निकलने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसे अभी वहां से नहीं निकलना है। वह मुड़ा और उस अजीब कीड़े के मुंह में और अंदर चला गया। कीड़े का सख्त खोल और मांस हान सेन की गति को रोक नहीं पाए। वह तेजी से कीड़े के पूरे शरीर में घुस गया। लेकिन हान सेन ने पाया कि उस जीव के अंदर का हिस्सा जैड जैसा था। यहां तक कि उसके अंगों और वाहिकाओं में भी जैनोजेनिक जीन्स की बनावट आ गई थी। कहीं कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी, इसलिए हान सेन के लिए उस जीव को अंदर से चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन हान सेन को उस जानवर का जैनोजेनिक कोर उसके दिमाग में मिल गया था। यह एक हरा कोर था जो तारों की तरह चमक रहा था। समय बीतता गया। हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट मोड अब ज्यादा समय तक चल सकता था क्योंकि वह किंग क्लास में पहुंच गया था। वह इसे हमेशा इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, लेकिन लगभग आधे घंटे तक जरूर चल सकता था। जानवर के हरे देवता रूपी केंद्र के पास खड़े होकर हान सेन ने अपने हाथ में शक्ति इकट्ठा करके सुपर स्पेंड किया। पर्याप्त शक्ति इकट्ठा करने के बाद वह हरे केंद्र की ओर बढ़ा। बज़ट। हान सेन के हाथ के प्रभाव से पदार्थ की जंजीरें बेकाबू हो गईं। वे रबर बैंड की तरह थीं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। गर्जन। उस अजीब कीड़े के सिर में तेज दर्द हुआ तो वह दहाड़ा। उसका शरीर जमीन से टकराया, फिर अंदर तक घुस गया। उसने ड्रैगन वन पर हमला करने का फैसला किया। कीड़े ने एक नष्ट हुए राजा को झपट लिया और उस आदमी के राजा वाले हिस्से में ऐसे घुस गया जैसे वह वहां था ही नहीं। हर जगह खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी डरावने राजा को नहीं, बल्कि भीड़ को खा लिया हो। ड्रैगन वन ग्रह के दूसरी ओर चला गया। उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस देवता जैसे कीड़े के सामने उसकी सारी शक्तियां बेकार लग रही थीं। इस जीव की सबसे डरावनी बात उसका राजा क्षेत्र था। अगर उन्हें कोई साधारण देवता जैसा दिखने वाला प्राणी मिल जाता तो ड्रैगन वन और बाकी लोग आसानी से बच निकल सकते थे। लेकिन इस अजीबोगरीब कीड़े की क्षेत्रीय शक्ति ने न सिर्फ हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि वायुमंडल में किसी भी शक्ति के इस्तेमाल को भी रोक दिया। यहां तक कि टेलीपोर्ट करने के लिए कौशल या वस्तुओं का इस्तेमाल भी असंभव था। वे फंस गए थे। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ड्रैगन वन और बाकी लोगों ने भागने की कोशिश में अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस जीव ने उन्हें एक एक करके मार गिराया।
अंत में केवल ड्रैगन 1, ड्रैगन 8, बर्रर और दिया रॉबर ही जीवित बचे। वे घायल थे, फिर भी भाग रहे थे। किसी तरह वे सब मिलकर काम करने लगे। वे जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ड्रैगन 8 और बर्रर के शरीर विशेष थे। वे लगभग अमर थे। इस अद्भुत शक्ति के कारण वे कुछ हमलों से बचकर भी सांस ले पाते थे। ड्रैगन 1 और डाया रॉबर उच्च श्रेणी के राजा थे। राजा वर्ग के अन्य लोगों से लड़ने में वे अजेय थे, लेकिन इस डरावने देवता से निपटने की कोशिश उन्हें घायल और खून से लथपथ कर देती थी। धमाका! अजीब कीड़े ने अपना जबड़ा बार के पैर पर कस लिया और डाय रॉबर ने उसी पल 3 अलग अलग तरह की शक्तियां इकट्ठा कर लीं। उसने 3 अलग अलग ऊर्जाओं से बना एक त्रिकोण बनाया। उस त्रिकोण के अंदर प्रकाश खिल उठा, अंतरिक्ष को चीरता हुआ और उसके चारों ओर की हवा को हिलाता हुआ। प्रकाश आगे की ओर उछला और सीधे अजीब कीड़े के मुंह में जा लगा। लेकिन अजीब कीड़े ने प्रकाश को निगल लिया, जो उसके गले में बिना किसी नुकसान के गायब हो गया। दिया रॉबर पीला और निराश दिख रहा था। यह उसकी सबसे बड़ी चाल थी, लेकिन उस अजीब कीड़े पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वह कीड़ा कोई साधारण देवता रूपी राक्षस नहीं था। उसकी क्षेत्र शक्ति और शरीर की ताकत दोनों ही बता रहे थे कि चाहे वह कुछ भी हो, ये जीव किसी भी औसत देवता रूपी विदेशी प्राणी से कहीं बेहतर था। यद्यपि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत खर्च नहीं की थी, लेकिन ड्रैगन 1 और अन्य जानते थे कि यदि वे उस अजीब कीड़े के क्षेत्र से बच नहीं पाए तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। ये तो बहुत बुरा है। हमें अचानक इतने डरावने इलाके में एक विदेशी प्राणी का सामना क्यों करना पड़ा? ड्रैगन 8 भागते हुए जोर से बड़बड़ाया। ड्रैगन 1 चुप रहा, फिर भी वह जानता था कि शिकायत करने से किसी का भला नहीं होगा। उसे जितना हो सके उतना देर तक टिके रहना था, हर पल का पूरा फायदा उठाना था, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उन्हें बचा ले। शायद उनमें से किसी के दिमाग में कोई नया विचार आ जाए, कुछ ऐसा जो मददगार हो सके। डाय रॉबर भी कुछ ऐसी ही मानसिकता का था। उस जगह पर उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। भले ही उसकी जाति के देवता रूपी कुलीनों को पता हो कि वे खतरे में हैं, फिर भी देवताओं को सार्वभौमिक मुख्य क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल राजा वर्ग के प्राणियों को ही इस जगह में प्रवेश की अनुमति थी। आप न तो एक स्तर ऊपर जा सकते थे और न ही एक स्तर नीचे। अगर मुझे मरना ही है तो मैं भागकर नहीं मरना चाहता, बर्रर ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ गुर्राते हुए कहा। वह मुड़ा और उस अजीब कीड़े की ओर दौड़ा। उसका शरीर तलवार की रोशनी से चमक उठा। डाय रॉबर उसे रोकने लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जिस स्थिति में वे थे उसमें चाहे वे कितनी भी जोर से भागें, वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। बैर को रोकना बेकार था। बार ने उस अजीब कीड़े का सिर चीर दिया, लेकिन हड्डी का चाकू उसके खोल से छू ही नहीं पाया। उसके शरीर पर लगी पदार्थ की जंजीरों ने चाकू को जकड़ लिया और उसे कुचल दिया। बर्रा का हाथ पदार्थ की जंजीरों से छू गया। उसका हाथ मांस के टुकड़ों के बादल में गायब हो गया। अजीब कीड़े ने घायल बार का पीछा करने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि बार आगे नहीं भाग सकता था और वह भागना भी नहीं चाहता था। उसने अपनी क्षेत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने बाएं हाथ से उस अजीब कीड़े के चेहरे पर मुक्का मारा। उस अजीब कीड़े के दांतों की क्रूर ताकत के आगे बर्रा का शक्तिशाली अंग अंडे के छिलके जितना कमजोर हो गया। बर्रा का किंग अंग चकनाचूर हो गया और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। उसके शरीर का कटा हुआ हिस्सा उस जीव के गले में गायब हो गया। हालांकि बार हर बार पुनर्जन्म ले सकता था और ताकत हासिल कर सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए उसकी कोशिकाओं का पास में होना जरूरी था। अब चूंकि उसका आधा शरीर निगल लिया गया था और पच गया था, इसलिए वह अब पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। अजीब सा कीड़ा घूमकर बार के शरीर के बचे हुए हिस्से को नोचने लगा। बार अभी भी होश में था, लेकिन स्थिति निराशाजनक थी। गर्जन! जैसे ही वह अजीब कीड़ा उसके शरीर के दूसरे हिस्से को खाने के लिए नीचे आया, बर्रा को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। लेकिन तभी कीड़ा अचानक चीखा। उसका शरीर सीधा और सख्त हो गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। बर्रा और बाकी लोग वहीं जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ब्लग! अजीब कीड़े ने अपना मुंह खोला और फव्वारे की तरह गहरे हरे रंग का खून उगल दिया। खून पूरे बर्रा पर फैल गया। कीड़े के मुंह से खून लगातार बह रहा था और चारों तरफ फैल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। ड्रैगन 1 और ड्रैगन 8 ने उभरी हुई आकृति को आंखें सिकोड़ते हुए एक साथ पूछा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वे चीखना चाहते थे, लेकिन उनका सवाल फुसफुसाहट बनकर निकला। उसे एक देवता रूपी प्राणी ने खा लिया था, फिर भी वह मारा नहीं गया था। यह एक चमत्कार था।
हान सेन ने खुद को आज़ाद कर लिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस पर खून का कोई निशान नहीं था, उसे कोई चोट भी नहीं लग रही थी। ड्रैगन वन अविश्वास से उसे घूर रहा था। अजीब सा कीड़ा चीखा और थोड़ा छटपटाया। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। हान सेन का पीछा करने के बजाय वह जमीन में वापस घुस गया और गायब हो गया। आकाश को ढकने वाली हरी क्षेत्र शक्ति अचानक गायब हो गई। ड्रैगन 8 हैरानी से उस छेद को देखता रहा जो उसने पीछे छोड़ा था। डॉलर, तुमने क्या किया? ड्रैगन 8 ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि मैंने उसे थोड़ा चोट पहुंचा दी है। हान सेन एक पल के लिए रुका, फिर बोला, चलो चलते हैं। एक बार यह ठीक हो जाए तो मुझे शक है कि हम फिर से बच पाएंगे। शब्दों को क्रियान्वित करते हुए हान सेन ने जमीन छोड़ दी और ग्रह डार्क जोन के वायुमंडल से बाहर निकल गया। वह उस अजीब कीड़े को मारना चाहता था, लेकिन वह जीव बहुत ज्यादा ताकतवर था। उस अजीब कीड़े के कोर पर सुपर स्पैम का इस्तेमाल जारी रखने के लिए हान सेन की पूरी ताकत लग गई थी। अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने और अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की समय सीमा के करीब पहुंचने के बावजूद वह कोर में सिर्फ एक ही दरार छोड़ पाया था। वह उसे तोड़ नहीं पाया था। सौभाग्य से, हालांकि वह अजीब कीड़ा ताकतवर था लेकिन चालाक नहीं था। उस जीव के शरीर के केंद्र में दरार छोटी थी और ज्यादा खतरनाक नहीं थी, फिर भी कीड़े ने भागना ही बेहतर समझा। अगर वह हान सेन के पीछे भागता रहता तो उसकी महाशक्ति अंततः हार मान लेती। उसकी जान भी जा सकती थी। ड्रैगन 1, ड्रैगन 8, डाया रोबर और नए सिरे से तैयार हुए बर्रा ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे हान सेन का पीछा करते हुए ग्रह डार्क जोन से दूर निकल गए। वे पांचों बिना कुछ बोले और जितनी तेजी से उड़ सकते थे उड़ते रहे जब तक कि वे ग्रह डार्क जोन से काफी आगे नहीं निकल गए। वह अजीब कीड़ा उनके पीछे नहीं आया, जिसके लिए वे सभी बेहद आभारी थे। लगता है हम सब घायल हो गए हैं और मुझे आराम करने जाना चाहिए। चलो यहीं अलग हो जाते हैं, हान सेन ने कहा और अपने आत्म ब्रह्मांड के कोगवील का इस्तेमाल करके ब्रह्मांडीय कोर क्षेत्र से निकलने की तैयारी करने लगा। उसे उस अजीब कीड़े से निपटने का अंदाजा तो था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह ज्यादा ताकतवर न हो जाए। ड्रैगन 1 ने कहा, डॉलर, यदि तुम अब भी साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो हमें मिलने के लिए समय और स्थान तय करना चाहिए। तुम्हें मेरे शेड्यूल में फिट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तो हम इस पर बात कर सकते हैं। हान सेन मुलाकात का समय तय नहीं करना चाहता था क्योंकि वह इस समय एक्सट्रीम किंग में था। वह हमेशा यहाँ तय शेड्यूल पर नहीं आ पाता। क्या हमें एक दूसरे से संपर्क करने का कोई तरीका होना चाहिए? ड्रैगन 8 ने कहा। जीनो ब्रह्मांड में ताकतवर लोगों को हमेशा सम्मान मिलता था। हर कोई ऐसे दोस्त चाहता था जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, खासकर हान सेन जैसे दोस्त। वह एक प्रथम श्रेणी का राजा था जो एक देवता रूपी विदेशी से लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा उसने कई डरावने लोगों को चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता साबित कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही देवता रूपी हो। अगर कोई उससे दोस्ती कर सकता तो जरूर करेगा। आखिरकार उसे दुश्मन से ज्यादा सहयोगी बनाना बेहतर होगा। ड्रैगन 1 और ड्रैगन 8 उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। भले ही वे दोस्त न बन पाए, पर वे चाहते थे कि हान सेन उनके बारे में सकारात्मक सोचे। उसके जैसे किसी के साथ खुद को असहज पाना कभी भी अच्छी बात नहीं थी। तो तुम डॉलर हो, तुम कहानियों से भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझसे कब लड़ना चाहोगे? बर्रा ने हान सेन की तरफ देखते हुए पूछा। दिया रॉबर हंसी और बोली, बर्रा, बकवास बंद करो। आज डॉलर ही हमारी जान बचाने का एकमात्र कारण था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो डॉलर, तो कृपया हमें अपना संपर्क नंबर दे दीजिए। हम आपका कर्ज चुकाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे दोबारा संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जब भी किस्मत का फैसला होगा हम फिर मिलेंगे, हान सेन ने कहा, फिर अपने आत्म ब्रह्मांड के कोगवील का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद एक विशाल धातु का कोगवील दरवाजा दिखाई दिया और हान सेन उसमें से होकर चला गया। अब चूंकि उसका आत्म ब्रह्मांड का कोगवील सक्रिय हो चुका था, वह अपने आप चलता रहेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यूनिवर्सल कोर हॉल का दरवाजा खोलने के लिए कुछ शर्तें थीं। एक बार जब हान सेन अपने सेल्फ यूनिवर्स कोगवील का इस्तेमाल करके दरवाजा बुलाने की प्रक्रिया शुरू करता तो वह उसे हिला नहीं सकता था। अगर वह दरवाजे से दूर जाता तो वह कनेक्शन तोड़ देता। उस स्थिति में उसे पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती।
इसके अलावा दरवाजे को बुलाने में भी काफी समय लगता था। लड़ाई के दौरान इसे बुलाना नामुमकिन होता, इसलिए अगर हानसेन मुसीबत में पड़ जाता तो दरवाजे को भागने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जब वह कोर क्षेत्र में वापस आएगा तो वह ठीक वहीं पहुंचेगा जहां से वह पिछली बार गया था। वह कोर क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर यूं ही टेलीपोर्ट नहीं हो जाएगा। भाई ड्रैगन वन, ये डॉलर कौन है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? दिया रॉबर ने ड्रैगन वन की ओर देखा। ड्रैगन वन ने सिर हिलाया। हम उनसे इत्तेफाक से मिले थे और हमने 2 बार साथ काम भी किया है। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जितना आप लोग जानते हैं उतना ही नहीं। मैंने पहले कभी मानव नाम की किसी जाति के बारे में नहीं सुना। उन्होंने ऐसा कुलीन वर्ग कैसे पैदा किया होगा? ये तो हैरान करने वाली बात है। डायर रॉबर ने हैरान भाव से पूछा। मुझे डर है कि डॉलर की वजह से इंसान पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि कोई और ताकतवर इंसान है भी या नहीं। अगर सिर्फ उसी के पास इतनी ताकत है जैसे कौन फेई के पास थी, तो भी वह अकेला ही रहेगा। ऐसे में वह दुनिया नहीं बदल सकता, ड्रैगन वन ने जवाब दिया। चारों गहरी सोच में डूब गए। किसी ने कुछ नहीं कहा और अंततः वे सभी अपने अपने आत्म ब्रह्मांड के कोगवील का इस्तेमाल करके ब्रह्मांडीय कोरहोल से बाहर निकल गए। डायर रॉबर के नष्ट हुए राज्यों में लौटने के बाद वह अन्य नष्ट राजाओं की तलाश में निकल पड़ा। उसने उन राजाओं से कहा जो उसे मिल गए कि वे ग्रह के डार्क जोन के आसपास ही रहें। उन्हें कोर क्षेत्र में प्रतीक्षा करनी थी और अगर डॉलर फिर से प्रकट होता तो वे तुरंत डायर रॉबर से संपर्क कर लेते। संयोग से जब ड्रैगन वन ड्रैगन के पास लौटा तो उसने भी ठीक वैसा ही किया। जाहिर है वे भी हानसेन के कोर एरिया में लौटने का इंतजार कर रहे थे। हानसेन यूनिवर्सल कोर हॉल से बाहर अंडरवाटर टाउन में वापस आ गया। बाओ एर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और जब उसने कोई हलचल सुनी तो उसने आंखें मली। ये देखकर कि यह हानसेन था, वो उछलकर उसकी बाहों में समा गई। पिताजी, आप कहाँ थे? आप मुझे क्यों नहीं ले गए? बाओ एर ने अपने होंठ उठाए। मैं कुछ दिन पहले किंग क्लास में पहुंचा था। मुझे कोर एरिया में खींच लिया गया। हानसेन ने बाओ एर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम और वह छोटी चिड़िया कोर एरिया में जा सकते हो? कोर एरिया? वह क्या है? बाओ एर ने उलझन में पूछा। अगर बाओ एर को पता नहीं होता तो शायद वह उसके साथ नहीं जा पाती। और छोटी लाल चिड़िया भी देवता की तरह थी, इसलिए वह भी उसके साथ अंदर नहीं जा सकती थी। वरना हानसेन उस छोटी लाल चिड़िया का इस्तेमाल उस अजीब कीड़े को मारने के लिए कर सकता था। हानसेन ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल बहुत देर तक किया था और उसका शरीर थक चुका था। वह बहुत शक्तिहीन और पीड़ाग्रस्त महसूस कर रहा था। हानसेन ने जल्द ही कोर एरिया में लौटने की योजना नहीं बनाई थी। उसने कुछ दिन आराम किया और हर दिन कुछ कोर जैनोजेनिक जीन खाए। उसके किन जीन की संख्या बढ़ती रही। जब डेस्टिनीज टॉवर में प्रवेश करने का दिन आया तो उसका शरीर लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह देर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच गया। एक्सट्रीम किन काफी कारगर साबित हुए। उनके पास 4 कुलीन सैनिक तैयार खड़े थे जो हानसेन के लिए डेस्टिनीज टावर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देते।